स्टार्ट। सर नमस्कार सर। सर आपका एक क्राइम भारत करके जो इनिशिएटिव है सर, ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और इसके तहत आप बहुत सारे कदम उठा रहे हैं। तो मैंने सर आपके कई पुराने वीडियोस भी देखे, उसमें किस प्रकार के आप इनिशिएटिव ले रहे हैं पब्लिक के थ्रू, बहुत सारे जो आप काम करने का आपका प्लानिंग है और एक सरकार के साथ मिलके जो पब्लिक प्राइवेट प्लानिंग प्रकार का एक चीज़ आप शुरुआत कर रहे हैं। तो सर सबसे पहले तो आपको इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सर इसके लिए इस संबंध में सर मेरे कुछ ज़हन में सवाल उठते हैं, जैसे मैंने पुराने भी आपके कई वीडियोज़ देखे हैं और आपके द्वारा कई बार मेरी आपसे बातचीत भी होती रहती है। सर इस इनिशिएटिव जो क्राइम भारत आपका है, इससे संबंधित सर मेरे कुछ सवाल हैं। जैसे सर सबसे पहला जब आप बात करते हैं एक एफआईआर को रजिस्टर कराने के लिए, अपनी प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए एक से दूसरी जगह तक कई बार भागना पड़ता है। जबकि सर दंड प्रक्रिया संहिता में ये स्पष्ट रूप से प्रावधान दिए गए हैं कि पुलिस की ये ड्यूटी है या कोई भी दूसरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो, उसकी ये ड्यूटी है कि कोई व्यक्ति जिसके साथ किसी प्रकार का अपराध घटित हुआ है, उस अपराध की प्राथमिकी या उस अपराध की एफआईआर दर्ज की जाएगी। लेकिन सर जब हम वास्तविकता की बात करते हैं तो एक आदमी को कई बार थाने-थाने भटकना पड़ता है, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज दिया जाता है। कई बार तो उसकी एफआईआर तक दर्ज नहीं की जाती है, वो सालों चक्कर लगाता रहता है, कोर्ट के भी चक्कर लगाता है। जबकि सर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इस प्रकार के बहुत सारे निर्देश हैं कि जैसे सर आप ललिता कुमारी का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि किसी प्रकार की प्राथमिकी दर्ज करना पुलिस की अथवा इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों का दायित्व है और उन्हें करना ही होगा। यदि किसी प्रकार का कोई क्षेत्राधिकार संबंधी भी कोई मुद्दा आ रहा है, तो भी उसे ज़ीरो एफआईआर पे उन्हें करना आवश्यक है। लेकिन सर जब हम वास्तविकता को देख रहे हैं, तो वास्तविकता सर एकदम उलट जा रही है। कई बार व्यक्ति को परेशान होना पड़ रहा है, वो एक जगह से दूसरी जगह तक भागा-भागा फिर रहा है, फिर भी उससे किसी प्रकार की कोई सहायता, उसे किसी प्रकार का, जिसको कहेंगे आप, रिड्रेसल नहीं हो रहा है उसके किसी भी ग्रीवांस का। तो सर इसके संबंध में ये जो आपका इनिशिएटिव है क्राइम फ्री भारत, तो उसके संबंध में सर थोड़ा-सा जानकारी देंगे, ये किस प्रकार ये जो सर्टेनिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम है, या हम जिसे कह सकते हैं सुनिश्चित करना कि आपके साथ घटित हुआ कोई भी अपराध ज़रूर दर्ज किया जाएगा। इसके बारे में सर आपका इनिशिएटिव कैसे काम करना चाहेगा और इसके संबंध में क्या मॉडलिटीज़ होंगे? सर थोड़ा-सा उस पर प्रकाश डालिए। आपने प्रोफेसर साहब, आई वुड लाइक टू थैंक यू। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है और ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु भी है, क्योंकि जब तक आप कानूनी प्रक्रिया को प्रारंभ नहीं करेंगे तब तक जो है उसके केस में डिटेक्शन की बात नहीं आएगी, कन्विक्शन की बात नहीं आएगी, सजा की बात नहीं आएगी। तो सबसे पहला चरण है कि क्या व्यक्ति की एफआईआर लिखी गई, नंबर 1। और इसमें ये दूसरा ही जुड़ा हुआ सवाल है कि क्या उन लोगों की एफआईआर लिखी गई जो कि टेक्नो सेवी नहीं है, जिनके पास जो है ना स्मार्टफोन नहीं है, जिनका टेक्नोलॉजी से कोई दूर का वास्ता नहीं है। ऐसे लोग जो है ज़्यादा डिप्राइव्ड क्लास में आते हैं, ऐसे लोगों को ज़्यादा दिक्कत होती है। तो हमारा मिशन उनको कैसे मदद करेगा, तो ये आपने बहुत ही लाजमी और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है। मैं यहाँ आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि इस वो एफआईआर को दर्ज करने में लगभग एक सर्टेनिटी पैदा करना है, और इसमें इसका एक मकसद ये भी है कि क्या थाने पर बिना जाए एफआईआर दर्ज हो सकती है। क्योंकि तमाम प्रयासों के बावजूद, जैसा कि आपने कहा कि ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, शासन ने भी ढेर सारे निर्देश जारी किए, हम डीजी और बाकी वरिष्ठ अधिकारी भी ढेर सारे निर्देश जारी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि पब्लिक, विशेष तौर पर उस पब्लिक की जिसकी कोई आवाज नहीं है, उसकी तो कोई सुनवाई नहीं है, तो उसकी तो एफआईआर दर्ज नहीं हो पाती है। तो ये सिस्टम उनकी कैसे मदद करेगा, ये जानना पब्लिक भी जानना चाहेगी, और आपका प्रश्न बहुत ही लाजमी प्रश्न है। तो एफआईआर दर्ज करने के लिए इसमें 5 जो है दरवाजे दिए गए हैं, 5 तरीके से एफआईआर दर्ज हो सकती है। पहला तरीका है कि आप थाने जाइए, जो अभी भी जाते हैं, लेकिन अब इसमें जो है बैकएंड टेक्नोलॉजी भी काम करेगी। हमारे मध्य प्रदेश में विशेष तौर पर सभी थानों में सीसीटीवी लगे हुए हैं, और
उसमें माइक्रोफोन लगा के जो हमारा बैकएंड इंजन है, जो हमारा सॉफ्टवेयर है, वो एफआईआर को एक्सट्रैक्ट करके और उसको एफआईआर में कन्वर्ट करने में थानेदार की मदद करेगा, और थानेदार जो है उसमें अपने हस्ताक्षर करके उसको एफआईआर में कन्वर्ट कर सकेगा। ये जो है एक मदद जो है जो कि सीधे थाने के माध्यम से। दूसरी जो है मदद वो है 100 नंबर की गाड़ी, जिसको हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर व्हीकल कहते हैं। तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर व्हीकल में 100 नंबर आजकल काफी स्टेट में आ गया है, मध्य प्रदेश में तो काफी पहले आया है, और इसमें भी थोड़ा सा जो है टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करके वही टेक्नोलॉजी जो है एफआरबी में यूज की जाएगी, और ये एफआरबी में जो पुलिस ऑफिसर है वो एफआईआर ले पाएगा, और वो एफआईआर जो है चाहे वो किसी भी गेट से आ रही हो, वो जो है सिस्टम में जाएगी, और कैसे जाएगी वो मैं लास्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। तो उसमें किसी को ये नहीं रहेगा कि साहब जो मौके पे तो एएसआई है तो एफआईआर कैसे दर्ज होगी। वो जो है एफआईआर एक्सट्रैक्ट होके थाना प्रभारी के ऐप में, थाना प्रभारी के सीसीटीएनएस के डेस्कटॉप पे उसके पास पहुंच जाएगी, और जैसे ही वो अपने सिग्नेचर करता है वो एफआईआर बन जाएगी। तीसरा जो है, आप अपने घर पे बैठ के जिन लोगों के पास टेक्नोलॉजी जो जानते हैं, जो कर सकते हैं कि एफआईआर कैसे लिखी जाएगी। फिर मैंने आपको सेकंड एक्सप्लेन ये किया कि 100 नंबर व्हीकल के माध्यम से आपकी एफआईआर कैसे लिखी जाएगी। फिर तीसरे चैनल पर अपन बात कर रहे थे कि आप वेब पोर्टल पे या पब्लिक के जो कियोस्क हैं उसके माध्यम से भी आप एफआईआर कर सकते हैं। चौथा माध्यम है ऐप के द्वारा, तो आप कम्युनिटी ऐप के माध्यम से एफआईआर कर पाएंगे। और पांचवा माध्यम है वर्चुअल पुलिस स्टेशन। तो इन पांचों में से किसी भी माध्यम से आप जो है एफआईआर कर सकते हैं, और बैकएंड इंजन जो है वो आपसे एनिमेटेड उसमें या चैटबॉट में आपसे बात करेगा। आप ये तय कर सकते हैं कि आप किस अधिकारी से बात करना चाहते हैं, तो वो एनिमेटेड रहेगा, लेकिन आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप महिला अधिकारी से बात करना चाहते हैं या जेंट अधिकारी से बात करना चाहते हैं, और अकॉर्डिंगली वो अधिकारी जो है ना आपसे मुखातिब होगा और फेस टू फेस आपसे बात करेगा। उसकी जो बैकएंड इंटेलिजेंस है उसमें इतना पावर डाला गया है कि वो आपसे पूरी घटना का एक्सट्रैक्ट ले लेगा, और जो उसमें जो भी वो धाराएं लगा रहा है, जो भी वो सेक्शन लगा रहा है, उस सेक्शन का और एक्ट का पूरा डिटेल आपसे ले लेगा। अभी जैसे होता है कि कई बार जो है हमारे थानों में एफआईआर दर्ज होती है और ठीक ढंग से उसके एट्रीब्यूट्स भी नहीं लिए जाते हैं। एफआईआर में कुछ लिखा रहता है और जो एफआईआर लेने वाला अधिकारी है वो उसमें जो सेक्शन लगाना चाहता है वो लगा देता है, और यही कारण है कि चार्ज की स्थिति में कई बार जो है वो सेक्शन सब्सटेंशिएट नहीं हो पाते हैं। तो नंबर 1, एफआईआर की क्वालिटी जो है वो बेटर होगी, क्योंकि उसमें बैकएंड इंटेलिजेंस उन सभी एट्रीब्यूट्स को लेके आएगी जो कई बार अभी थानों में नहीं आ पा रहे हैं, उन एट्रीब्यूट्स को वो लेके आएगी। नंबर 2, विशेष तौर पर जहां पर कम्युनिटी वॉलंटियर हेल्प करने पे आ रहा है, ही विल बिकम एडिशनल विटनेस। तो एक आपके पास एक विटनेस हो गया है जिसको आपने एफआईआर कही और जिसने आपको एफआईआर को एंट्री करने में आपकी मदद की, तो एक कम्युनिटी वॉलंटियर आपका एक एडिशनल गवाह बन गया। देन उसने 2 चीजें देखी हैं, एक तो उसने देखा है फरियादी को और दूसरा उसने देखा है घटनास्थल को, तो वो 2 चीजों का चश्मदीद गवाह हो गया है। तो वो उसका स्टेटमेंट भी एफआईआर के साथ एक्सट्रैक्ट किया जाएगा एज ए एडिशनल विटनेस। देन जो है he can also help in extracting some evidences something like injuries, और चूंकि ऐप पावरफुल ऐप है तो वो इंजुरीज का मेजरमेंट से लेके उसकी डेप्थ से लेके हर चीज को जो है निकाल पाएगा। इट मींस आम के आम और गुठलियों के दाम, मतलब एफआईआर वो भी पूर्ण एफआईआर, देन एक एडिशनल गवाह मिल गया आपको, फिर आपका उसने कुछ ऐसी चीजें जो वो कैप्चर कर पा रहा है, आपकी इंजरी के मार्क्स ये वो भी वो कर पाएगा, और इमीडिएटली वो जो है आपके लिए मेडिकल हेल्प भी जो है ना रिक्विजिशन कर पाएगा।
तो अभी तक यदि हम खाता खींचे तो हमने एफआईआर का एक्सट्रक्शन आ गया है, एक गवाह एक्स्ट्रा मिल गया है, उसने इंजरीज वगैरह को भी देख लिया है, और इसके बाद उसमें जो है वो मेडिकल भी कर पाएगा, और वो मेडिकल से रिलेटेड भी आपको रिलीफ इमीडिएटली उसी समय जो है ना दिला पाएगा अपने ऐप के माध्यम से ही। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट कि एफआईआर के में 2-3 चीजें महत्वपूर्ण हैं। एफआईआर का कंटेंट, उसके जो क्या सेक्शन बन रहे हैं वो, देन उसमें फरियादी के सिग्नेचर होना चाहिए, और फिर उसमें थाना प्रभारी के सिग्नेचर होना चाहिए। यदि इतनी जो है ना लीगल रिक्वायरमेंट पूरे होते हैं तभी उसको लीगली एफआईआर कहा जाएगा। तो इसमें 4 तरीके के सिग्नेचर का जो है प्रावधान रखा गया है। पहले सिग्नेचर है कि ऐप से जो फरियादी है उसका फोटोग्राफ लिया जाएगा, और वो ये फोटोग्राफ अपलोड नहीं होगा, सीधा लिया जाएगा, और उस फोटोग्राफ में डेट, टाइम और लोकेशन स्टैम्प को इनक्रिप्ट किया जाएगा। सो दिस विल बिकम हिज फोटो सिग्नेचर। देन दूसरा सिग्नेचर जो रहेगा वो अपने ऐप पे ही सिग्नेचर, जो नॉर्मल ऑप्टिकल सिग्नेचर है वो कर पाएगा, और वो सिग्नेचर भी डेट, टाइम एंड लोकेशन स्टैम्प के साथ इनक्रिप्ट होके हैश वैल्यू से प्रोटेक्ट हो जाएंगे। तो दूसरा सिग्नेचर हुआ उसका ऑप्टिकल सिग्नेचर, जो अभी अपन लेमन भाषा में हस्ताक्षर कहते हैं, वो हस्ताक्षर भी उसमें इंटर हो जाएंगे उसकी। देन तीसरे सिग्नेचर जो है वो आधार बेस्ड जो है, जो आधार सेवा की जो सर्विस है उस सर्विस के तहत डिजिटल सिग्नेचर, ओटीपी वेरीफाइड सिग्नेचर। और आधार की एक दूसरी जो है एक सर्विस है जिसमें वर्चुअल आईडी का यूज किया जाता है, तो उस वर्चुअल आईडी सपोर्टेड डिजिटल सिग्नेचर। इसमें जो पहले 2 सिग्नेचर हैं ये मैंडेटरी रहेंगे, बाद के 2 सिग्नेचर जो कि आधार कार्ड से रिलेटेड हैं वो मैंडेटरी नहीं रहेंगे, क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे हालात हो सकते हैं जब सामने वाले के पास आधार कार्ड ना हो, आधार नंबर ना हो, या उसका आधार नंबर यदि मोबाइल नंबर से लिंक ना हो, और दूसरी बात जो है वो ऐसा व्यक्ति हो सकता है, फॉरेनर हो सकता है, विदेशी व्यक्ति हो सकता है जिसके पास तो आधार कार्ड होगा ही नहीं, लेकिन अपराध तो उसके साथ भी होगा। इसका मतलब है कि ये 4 डिजिटल सिग्नेचर के प्रोविजंस रहेंगे, और यदि उसके पास आधार बेस्ड सर्विस नहीं भी है, आधार कार्ड नंबर नहीं भी है, तो भी उसको उसके बाकी सिग्नेचर के कारण उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अब जो है एफआईआर का कंटेंट, सेक्शंस है, और विटनेस के भी जो है डिटेल के साथ, और अलोंग विद सिग्नेचर ऑफ कंप्लेनेंट, अब सिटीजन पोर्टल के माध्यम से वो सीसीटीएनएस के पोर्टल पे पहुंच जाएगा, जहां पे थाना प्रभारी जैसे ही अपने सिग्नेचर करेगा, तो जैसे 4 तरीके के सिग्नेचर के प्रावधान यहाँ रखे गए हैं, ऐसे ही सिग्नेचर के प्रावधान थाना प्रभारी के एंड पे भी होंगे। तो थाना प्रभारी जैसे ही उसमें सिग्नेचर करता है वो एक वैलिड एफआईआर बन गया है। लेकिन हम यहाँ पे आपको एक चीज बताना चाहेंगे, हमारे ही कुछ अधिकारियों ने कहा कि साहब यदि थाना प्रभारी को नहीं लगता है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो शुड बी फोर्स अवर थाना प्रभारी के वो सिग्नेचर करे। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, हम थाना प्रभारी को बिल्कुल फोर्स नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उसे एक अकाउंटेबल पर्सन की तरह बात करना पड़ेगा। यदि उसके पास कोई आधार है जिसके कारण उसको लगता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं हुआ है, तो उसे वो आधार लिखना होंगे, और जब वो अपने आधार लिखेगा और उस पर अपना सिग्नेचर करेगा, तो जो एफआईआर है वो सीआरपीसी की धारा 154 के तहत, 154 सीआरपीसी के तहत दर्ज की जाती है। उसी 154 की एक सब क्लॉज है 154(3), जिसमें एसपी के ऊपर ये लीगल जिम्मेवारी सौंपी गई है कि यदि थाना प्रभारी एफआईआर ना लिखे तो ये जिम्मेवारी एसपी की है कि वो एफआईआर पे जो है ना को स्वीकार करे, और वो या तो खुद जांच कर सकता है, या वो जांच जो है किसी भी अधिकारी को देगा, उस अधिकारी को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हिज रैंक उसके पास उस केस के लिए थाना प्रभारी के सभी अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा कानून में 154(3) में प्रावधान है, ठीक है ना। अब हमने यहाँ पर एसपी को भी जो है थोड़ा सा लैटिट्यूड दिया है। किसी भी कारण से यदि एसपी भी ये महसूस करता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं हुआ है, तो उसे जैसा कि थाना प्रभारी ने कारण बताया है ऐसे ही उसे अपना कारण बताना पड़ेगा, और जैसे ही वो अपने सिग्नेचर करता है तो सिस्टम जो है एफआईआर का कंटेंट
थानेदार ने क्या कहा उसका कंटेंट और एसपी ने क्या कहा इसका कंटेंट लेके वो फरियादी के पास पहुंचेगा, विक्टिम के पास पहुंचेगा, एप्लीकेंट के पास पहुंचेगा और उससे कहेगा कि देखिए आपकी ने जो हमको रिपोर्ट की है उससे तो संज्ञेय अपराध इन धाराओं का बन रहा है, इसमें कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। लेकिन इस बारे में थानेदार का कहना, एसओ को कहना, एसएचओ का कहना ये है और एसपी का कहना ये है, क्या आप इस केस को परस्यू करना चाहते हैं? यदि वो हाँ कहता है तो सिस्टम जो है तत्काल उसके सामने एक एफिडेविट का फॉर्मेट क्रिएट करेगा और जैसे ही वो उस पर डिजिटल सिग्नेचर करेगा तो इस पूरे को लेके सिस्टम जो है खुद 156(3) के रेड विथ सेक्शन 190 सीआरपीसी वो मजिस्ट्रेट के पास उसको ले जाएगा और मजिस्ट्रेट से कहेगा कि 156(3) में ये जिम्मेवारी कानून ने आपके ऊपर डाली है, तो ना आप कॉल लीजिए और निर्देश दीजिए कि इसमें एफआईआर दर्ज हो। और इसके बाद एक चौथी सीढ़ी और भी है, वो है हाई कोर्ट की सीढ़ी। तो अभी हमने इसको 156(3) तक सीमित रखा है, यदि आगे हुआ तो हम उसको हाई कोर्ट की सीढ़ी तक भी ले जाएंगे। तो इस प्रकार ना केवल हम एफआईआर दर्ज कराने का एक उसको साधन दे रहे हैं, बल्कि उसकी यदि साथ कोई संज्ञेय अपराध हुआ है तो उसकी एफआईआर हर हालत में हो जाए। हम इसकी कानून के सम्मत जो भी प्रक्रिया ऑलरेडी मौजूद है उसको पूरा कराते हुए उसकी एफआईआर दर्ज कराने में मदद करेंगे। इट विल बी सच ए स्ट्रॉन्ग सिस्टम। अब यहाँ पे एक दूसरा प्रश्न जो बचा रहता है वो रहता है कि क्या ये सिस्टम उन लोगों की मदद करेगा जो कि टेक्नोलॉजी से भी हैं, जिनके पास स्मार्टफोन है, या उन लोगों की भी मदद करेगा जो गांव के लोग हैं, जो टेक्नोलॉजी को नहीं समझते हैं, जिनके पास जो है ना कोई संसाधन नहीं है? तो जी हाँ, ये उनकी ही लिए डिजाइन किया गया है, तो उनकी सबसे ज्यादा मदद करेगा। अब उनकी सबसे ज्यादा मदद कैसे होगी? तो इसके लिए हमें एक इक्विपमेंट डिजाइन करना पड़ा है जो कि आईओटी डिवाइस है। उस आईओटी डिवाइस के बटन को प्रेस करके हम जो है नियरेस्ट वॉलंटियर जो है वो आपके पास पहुंचेगा और आपकी एफआईआर दर्ज कराने में, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, उस तरीके से आपकी मदद करेगा। अभी हम जो है उस आईओटी डिवाइस को और स्मार्टर बनाने की बात कर रहे हैं कि जिसमें आपको बटन भी ना दबाना पड़े, दूर से ही आपने उससे कहा हे आई हैव टू गेट माय एफआईआर रजिस्टर, या मुझे अपनी एफआईआर दर्ज कराना है, और सिस्टम ने उसको सेंस किया और वॉलंटियर को मार्क किया कि साहब यहाँ जाइए, यहाँ पे एफआईआर होना है। वो भी डुएबल है। हम उस तरीके का प्रावधान भी करेंगे जिससे कि कुछ दुष्ट लोग जो ये चाहेंगे कि एफआईआर दर्ज ना हो और कोई जो है इक्विपमेंट को डैमेज करने की कोशिश करे, उनकी ये हसरत भी पूरी ना हो। उस आईओटी डिवाइस में ऐसा प्रावधान भी करेंगे, क्योंकि ये मेरा अनुभव है। जब मैं एसपी भोपाल था और हमने यहाँ शिकायत पेटियां वगैरह लगाई, तो उसमें जो है ना लोगों ने उस शिकायत पेटियों से बहुत ज्यादा लोग डरे हुए थे, क्योंकि उस शिकायत पेटियों में जो इन्फॉर्मेशन आई, उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर हमने 80% केसेस में तो लीगल कार्रवाई की। इतना पावरफुल आई थिंक कोई मीडिया नहीं हो सकता है। उसमें टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो एक फिजिकल मीन्स जो है किया गया था। लेकिन कई जगहों पे जहाँ पे कि क्रिमिनल्स का माहौल था, हमने देखा कि वहां पर जो है लोगों ने उस पेटी को तोड़ने की कोशिश की, फिर उसका तरीका निकाला गया कि वो फिर पेटी वहां पे नहीं टूटी। तो उस अनुभव को ध्यान में रखते हुए जो आईओटी डिवाइस होगा वो इस तरीके से उसमें इतना गुण संपन्न बनाया जाएगा कि यदि कोई चाहेगा भी तो उस पर उसको हानि पहुंचाने की उसकी हिम्मत नहीं होगी, और वो ऐसे लोगों को भी आइडेंटिफाई करके उनको जो है ना उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई कर पाएगा। तो सोनी जी, आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिला। अब आप मेरा जवाब सुन के आपकी क्या प्रतिक्रिया है मैं आपको सुनना चाहूंगा। सर, ये बहुत ही एक अच्छा विचार है, और मैं ये कहूंगा अगर इस तरह का इनिशिएटिव हम वास्तव में ला सकें, जो कि सबके सहयोग से जरूर संभव होगा, अगर इस प्रकार का इनिशिएटिव आता है तो ना सिर्फ पीड़ित के लिए बल्कि सरकार के लिए एवं पुलिस के लिए भी एक बहुत सहूलियत की बात रहेगी कि उन्हें कहीं अलग से गवाह नहीं ढूंढने पड़ेंगे, उन्हें अपने लिए अलग से कोई इन्फॉर्मेंट नहीं ढूंढने पड़ेंगे, उन्हें अलग से अपने लिए कोई व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो किसी भी थाना प्रभारी को या किसी भी जो भी इंचार्ज हो उसे एक जगह बैठे बैठे सारी चीजें उपलब्ध करा देगा। ना सिर्फ ये कराएगा बल्कि सर एक जिसको स्ट्रॉन्ग एफआईआर हम कहेंगे, कई बार सर क्या ये देखा गया है कि पुलिस द्वारा भी एफआईआर लिखते वक्त कुछ मामूली बारीकियां, कुछ गलतियां छूट जाती हैं,
जिनका लाभ अच्छे वकील जरूर न्यायालय में लेते हैं, और इन सब चीजों से कई बार जो आरोपी पक्ष होता है वो छूट जाता है। लेकिन सर अगर इस प्रकार का कोई इनिशिएटिव हो तो सर किसी भी आरोपी का बच निकलना काफी मुश्किल होगा, और ना केवल ये सिर्फ एक पीड़ित के लिए अच्छी बात है सर, मेरे हिसाब से एक पूरे सिस्टम के लिए एक बहुत सहयोगी बात रहेगी सर। देखिए सोनी जी, मैं आपको एक बता दूं, आगे चल के जो हमारा विजन है, हम आपको वो मदद देने की कोशिश करेंगे जो कभी सरकार ने भी नहीं सोचा है। हम जो है नॉन कॉग्निटिव ऑफेंसेस में कैसे आपकी मदद करेंगे, और उसमें जो है ना इसी तरीके की कार्रवाई होगी। नेशनल अथॉरिटी जो है ना बैकएंड से जो है ना उसकी मदद करेगी, और हम जो है एफआईआर और एविडेंस के साथ, क्योंकि वो नॉन कॉग्निजेबल है तो पुलिस उसमें कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगी, लेकिन उसमें कार्रवाई के लिए सीआरपीसी में व्यवस्था है। तो सेक्शन 200 से 204 के बीच में, सेक्शन 200 to 204, देयर आर एक्सप्लिसिट प्रोविजन फॉर द प्राइवेट कंप्लेंट। तो जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं उनको 200 to 204 में हम वो मदद दे पाएंगे जो वर्तमान व्यवस्था नहीं दे पा रही है। और चूंकि उसमें बैकएंड टेक्नोलॉजी जो है यूज होगी, तो हम वो एविडेंसेस भी कलेक्ट कर पाएंगे जो आज प्राइवेट कंप्लेंट में संभव ही नहीं है। तो और इसमें जो है बहुत सारे लाभ जो है, जो वॉलंटियर्स काम करेंगे, इसमें लॉ के स्टूडेंट्स भी जो है, लॉ के एडवोकेट्स भी काम करेंगे, और वो लोग जो है उसको कोर्ट में परसू करने के लिए मदद करेंगे। और वो बहुत ही या तो 0 फीस पे होगा या बहुत नेग्लिजिबल फीस पे होगा, जो कि कोई भी आम आदमी अफोर्ड कर पाएगा। तो आगे चल के सिस्टम जो है कॉग्निजेबल केसेस में पुलिस के माध्यम से, और नॉन कॉग्निजेबल केसेस में कम्युनिटी वॉलंटियर्स और वकील की एक विंग के माध्यम से सेक्शन 200 से 204 का यूज करते हुए वो मदद प्रोवाइड कर पाएगा कि जो कि कानून है, जो कि अंग्रेजों ने कानून बनाया है, उस कानून के बनाते वक्त उन्होंने भी जो है आर्थिक बोझ के कारण जो है संज्ञेय और असंज्ञेय 2 अपराधों में उसको बांट के जो एक आर्टिफिशियल डिवीजन क्रिएट किया है, और जिससे लोगों को बहुत दिक्कत होती है। हम संभवतः लोगों की वो पीड़ा भी हर लेंगे। सोनी जी, दूसरे एक बारे में आपको क्या कहना है, जब हमने असंज्ञेय अपराधों में भी आम आदमी की मदद करने की बात कही? सर अगर इस प्रकार की कोई व्यवस्था होता है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि सर आजकल ये कई बार देखा जाता है, जैसे छोटे मोटे मामले हैं या कोई पारिवारिक विवाद है या कोई संपत्ति से संबंधित बात है, जिसमें कि एक आम आदमी जिसके पास इतनी जानकारी नहीं है कि वो हर एक छोटी छोटी बात पे न्यायालय जा सके। अगर इस प्रकार का कोई सिस्टम आपके इनिशिएटिव द्वारा प्रदान किया जाए तो ये सर निश्चित ही प्रत्येक आम व्यक्ति के मदद के लिए बहुत मददगार साबित होगा। और इसके अलावा सर मैं एक चीज और थोड़ा सा आपसे इसमें मामले में प्रकाश डलवाना चाहूंगा, वो ये कि सर एक आम आदमी जो इन सब चीजों में एक वॉलंटियर बनना चाहता है, उसके लिए सर ये कैसे फायदेमंद होगा? क्योंकि हर आदमी जो भी अपनी कोई बौद्धिक क्षमता अगर आपके साथ लगा रहा है, तो वो भी सर कई बार कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति के मन में ये बात होती है कि इसमें मेरा क्या फायदा। राष्ट्र सेवा के साथ साथ सर उसका जो जी, ये क्वेश्चन जो है अपन थोड़ी देर के लिए रिजर्व रखते हैं, तो आप अगले क्वेश्चन के लिए मूव करिए। सर मुझे बस यही सवाल पूछना था सर। अब मैडम शायद कुछ पूछना चाहेंगे सर। जी, Hello, sir. Yeah. Namaskar, Sri Saji. Yeah. Namaskar, sir. Sir, with all the webinars that we have had with you and with the kind of vision that you have given to our students, we have known that the depth of your understanding with your initiative, Crime Free Bharat, the depth of your understanding of the subject and your ability to communicate it with the students, with our students in such an interesting way has produced very memorable webinars for our college, sir. And we have understood your passion for the project, for Crime Free Bharat, the passion that you have, the energy that you have put in it. All this is really, really commendable, and thank you very much. We are glad that we are glad that you are part of our almost part of our institute now, with all the work that you have been helping us do. My question, sir, is from all the webinars that we have had and from all our telephone conversations that we had regarding the work that Crime Free Bharat is doing,
one question that I have always had is about the revenue model. You have been in most of the webinars you have mentioned about the revenue model of the Crime Free Bharat. If you could please explain everybody and me the revenue model that you plan to bring with Crime Free Bharat that is going to help all the citizens of India. That would be really very. We'll be grateful to hear it from you again, sir. Thank you. चलिए, तो आपने और सोनी जी ने एक ही क्वेश्चन पूछ लिया है, तो मैं सोच रहा था कि इसका प्रश्न का जवाब थोड़ा सा विलंब से देंगे, लेकिन अब इस क्वेश्चन का जवाब मुझे देना ही होगा। देखिए, ये एक बहुत ही लाभ का सौदा है। पहली बात तो जो है इसमें जो मैं बात जोर से कह रहा हूं कि हर व्यक्ति का अपनी खुद की सुरक्षा के प्रति कुछ दायित्व है। सेक्शन 39 में उस दायित्व को बहुत जोर से जो है वो बताया गया है कि एक आम आदमी के क्या दायित्व हैं, और वो दायित्व कानून ने बहुत ही अलग तरीके से परिभाषित किए हैं, जिसमें कि आम जनता का फर्ज बनता है कि वो यदि उसको किसी अपराध के बारे में जानकारी मिले तो वो बताए, यदि अपराध की कोई तैयारी हो रही है तो वो बताए, यदि संज्ञेय अपराध उसके सामने हो रहा है तो उसे वो अपराधी को गिरफ्तार करे, यदि जो है पुलिस वाला उससे कोई मदद मांगता है तो उसकी वो मदद करे, यदि जो है पुलिस का कोई रिप्रेजेंटेटिव भी पहुंचता है और वो उसको भी मदद की जरूरत है तो पब्लिक उसे मदद करे। ये सब सेक्शन 39 में पब्लिक के ऊपर ये जिम्मेवारी सौंपी गई है। जब कोई दूसरा अपराध घटित होता है तो उसमें बर्डन ऑफ प्रूफिंग कि अपराध हुआ है दैट टू बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, ये दायित्व तो पुलिस का होता है। लेकिन सेक्शन 39 के तहत जो यदि नागरिक अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं करता है तो burden of proving his innocence that lies on the public, मतलब वो निर्दोष है, इसको जो है न्यायालय में सिद्ध करने की जिम्मेवारी जो है वो नागरिक के ऊपर डाली गई है। मतलब पुलिस को सिर्फ इतना कहना है कि साहब ये वहां पे थे और इन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया है, एंड देन ही विल बी रिस्पांसिबल फॉर वायलेशन ऑफ सेक्शन 39। तो 39 का जो उल्लंघन हुआ है उसके आपराधिक कृत्य के लिए वो जनता का व्यक्ति जिम्मेवार हो जाएगा, और वो निर्दोष है ये जनता के व्यक्ति को तय करना होगा। तो सेक्शन 39 को और अदरवाइज भी हर व्यक्ति अपने लिए अपनी सुरक्षा के लिए जिम्मेवार है, तो ही इज स्टेक होल्डर टू हिज ओन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो सेक्शन 39 में तो सभी को एक ही नजरिए से देखा है, लेकिन हमने उसी नागरिक को तीन उसकी हैसियत है एज ए वॉलंटियर का मतलब है वो व्यक्ति हमसे जुड़ा हुआ है, हम उसको ट्रेनिंग देंगे, हम उसको जो है ना लीगल प्रोटेक्शन देंगे स्पेशल पुलिस ऑफिसर का, और वो हमारे काम में मदद करेगा, और वो हमारे काम को लेके वो थोड़ा बहुत बदल में हरकत भी करेगा। यदि हम कहेंगे कि 100 मीटर या 200 मीटर दूर जाके ये काम कर दीजिए तो वो हमारे लिए काम भी करेगा, तो उसको हम वॉलंटियर कहेंगे। फिर हमने उसी नागरिक को एक दूसरी कैटेगरी में रखा है ऑब्जर्वर। तो हम लोग ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि हम अपनी अपनी जिम्मेवारियों में रहते हैं और हम उस जिम्मेवारी के निर्वहन के कारण अपनी जगह छोड़ के ही नहीं जा सकते हैं, तो वो जो है ऑब्जर्वर जो उसकी ऑब्जर्वेशन है, उसके 5 सेंसेस हैं, उससे वो जो चीज देख सकता है वो उसे पास कर सकता है, और उनके सेंसेस वाली जो चीजें हैं वो हम उनको टास्क भी कर सकते हैं। तो ऐसा कहलाएगा कम्युनिटी ऑब्जर्वर। और जो इन दो कैटेगरी में नहीं आएगा वो है कम्युनिटी का स्टेक होल्डर, जो और किसी चीज के लिए चाहे रिस्पॉन्सिबल हो चाहे ना हो, वो अपनी खुद की सिक्योरिटी के लिए तो रिस्पॉन्सिबल है ही। वो उसके साथ जो कुछ हो रहा है उसकी वो रिपोर्ट करना चाहेगा, वो जो है उसके जो ऑब्जर्वेशंस हैं जिससे वो दुखी या पीड़ित फील कर रहा है वो ऑब्जर्वेशन सिस्टम को पहुंचाना चाहेगा। तो इस तरीके से 3 भूमिकाएं जो है हमने उसके लिए सोची है। अब सवाल ये उठता है, ये तो हमने उसके लिए भूमिकाएं सोची, उसको क्या मिलेगा? तो उसको जो है वो कहते हैं ना, जब ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है।
यहाँ पे ऊपर वाला मेहरबान हो गया है भारत के हर नागरिक के ऊपर, और उसने मन बना लिया है ऊपर वाले ने कि अब छप्पड़ फाड़ के देने का समय आ गया है। तो जो यहाँ हम जो है कम्युनिटी वॉलंटियर्स की बात कर रहे हैं, तो हम उन तीनों की बात कर रहे हैं, और उन तीनों के लिए जो है ऊपर वाले ने इस अपराध मुक्त भारत अभियान के तहत छप्पड़ फाड़ के देने की व्यवस्था की है। अब मैं धीरे से समझाऊंगा कि वो छप्पड़ फाड़ के उसको कैसे मिलने वाला है। तो पहली बात जो है, उसको जो है जो वायलेशन को वो देख सकता है और रिकॉर्ड कर सकता है, उसी कम्युनिटी ऐप में उन वायलेशन को रिकॉर्ड करने का वो दिया गया है। और जैसा कि हम पुलिस में और एफआईआर में कर रहे हैं कि डेट एंड टाइम के साथ वो इनक्रिप्ट हो जाएगा, वेबसाइट टेक्नोलॉजी से वो हो जाएगा, तो उसी तरीके से वो, और उसका जो ऑरल एविडेंस भी है, ये दोनों चीज जो है वो जैसे हम एफआईआर को रूट कर रहे हैं, वैसे ही हम इसे रूट करके थाना प्रभारी या जो भी सक्षम अधिकारी है उस तक ले जाएंगे। वो उसको देख के जैसे ही अपने हस्ताक्षर करेगा तो ये चालान का स्वरूप उसने ले लिया है। उसमें आपके पास विटनेस भी आ गए हैं और उसमें थाना प्रभारी या कंप्यूटर अथॉरिटी के सिग्नेचर हो गए हैं, तो दैट विल बिकम ए वायलेशन का चालान। और उस चालान को जो है बैकएंड इंजन ऑफेंडर के पास लेके जाएगा, उसके ऑफेंडर को आइडेंटिफाई करने का उसमें सब वेयर विदाउट डाल दिया गया है, तो वो ले जाके उसको ऑफेंडर के पास जाएगा कि देखिए आपने ये वायलेशन किया हुआ है, उसके ये प्रूफ है और नाउ ये चालान है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप नीचे जो लिंक है उसको पे करिए, और यदि आप वैसा नहीं करते हैं तो आप जो है फिर इस तारीख को कोर्ट में जाइए। तो कोर्ट में फिर उसको सब वो एविडेंस कोर्ट में चले जाएंगे, तो उसको कोर्ट के सामने जो है ना फिर पूरी प्रोसीडिंग को सहना पड़ेगा। तो हमारा ऐसा मानना है कि अधिकांश ज्यादा 70% लोग जो है, चूंकि उसके अकाट डिजिटल साक्ष्य है, तो वो इस बात को ही प्रेफर करेंगे कि साहब हम जो है डिजिटल पेमेंट से चालान कर देते हैं। अब मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 2000 से 10,000 तक के चालान जो है ना वो है पेनल्टी की राशि है। तो अपन सबसे कम राशि को एक मिनट के लिए मानते हैं कि 1000 जो है 2000 रुपए की उसको पेनल्टी लगती है, तो 1000 जो है ना वो सरकारी खजाने में जाएगा, ट्रेजरी में जाएगा, और 1000 फ्लो बैक होके उस कम्युनिटी वॉलंटियर को मिलेगा, या यहाँ पे वॉलंटियर अकेला भी नहीं है, या उस मशीन के ओनर को मिलेगा जिसने इस वायलेशन को कैप्चर किया है। इसका मतलब है कि हमने वॉलंटियर के लिए भी प्रावधान किया है और सीसीटीवी और आईओटी डिवाइस के ओनर्स के लिए भी प्रावधान किया है कि उनके पास भी जो है वो राशि जो है 50% पहुंचेगी, और इतना हैवी राशि होगी। आप अंदाज लगाइए कि यदि 130 करोड़ लोग सिर्फ एक बार बटन दबाते हैं तो 1,30,000 करोड़ जो है रेवेन्यू सरकार के लिए पैदा होगी, और इतनी ही रेवेन्यू जो है पब्लिक के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी 50% के हिसाब से। इतना स्ट्रॉन्ग जो है पैसा उसके पास आएगा। तो अभी हमने एक वायलेशन की बात की, फिर हम इसमें वायलेशन में धीरे धीरे अन्य वायलेशन को जोड़ते जाएंगे। तो जिन चीजों को संबंधित विभाग नहीं डील कर पा रहे हैं, फूड विभाग डील नहीं कर पा रहे हैं, आज जो है हम सब लोग एडल्ट्रेशन से जो है ना झेल रहे हैं, आज हम 25 चीजों से झेल रहे हैं, उनको जहां जहां पे कंपाउंडेबल है उनमें पब्लिक के पार्टिसिपेशन से, कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन से हम कैसे उस वायलेशन को कैप्चर करें। और चूंकि हमने वायलेशन को कैप्चर की एक मैकेनिज्म तैयार ऑलरेडी कर ली है, और उसमें सक्षम अधिकारी के पास हम ले जा सकते हैं। तो पुलिस का केस है तो पुलिस को ले जाएंगे, फिर बाद में जो है ना जिसका केस होगा उसके पास ले जाएंगे, और उसका जो 50% राशि है वो या तो उस वॉलंटियर को मिलेगी या उस मशीन को मिलेगी, ऑनर को मिलेगी जो इस वायलेशन को कैप्चर करेगा। तो ये हो गया पहली रेवेन्यू स्ट्रीम। अब दूसरी रेवेन्यू स्ट्रीम की बात करते हैं। वो जो उसको टास्क मिलेगा या वो जो ऑब्जर्व करेगा उसको क्राइम से मैप किया जाएगा, और जितने क्राइम जो है ना, जैसे मान लो एक व्यक्ति, नया व्यक्ति के बारे में कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आती है और उसके पूरे साल भर के चीजों को जो है ना मैप किया जाता है और मालूम पड़ता है
कि उसने 200 ऑफेंस किए हैं और सिस्टम के हिसाब से रिवार्ड देंगे। तो 200 into 100 मतलब 20,000 का एक प्रमोशन वाउचर उसको मिल जाएगा। तो दैट विल बिकम ए सेकंड स्ट्रीम, मतलब क्राइम रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट की जो स्ट्रीम होगी दैट इज द सेकंड स्ट्रीम। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड स्ट्रीम। तो जो समन्स वारंट है, जो अभी पुलिस तामील करती है, वो आगे चल के हम कोर्ट को समन्स वारंट इशू करने में भी मदद करेंगे और वो हमारे कम्युनिटी ऐप के माध्यम से नियरेस्ट व्यक्ति के पास पहुंच जाएंगे और जिस दिन वो जारी होगा संभवतः हम उसी दिन उसको जो है ना एग्जीक्यूट कर पाएंगे और इसके एवज में एक रेवेन्यू स्ट्रीम उसके पास आएगी। तो ये हो गया तीसरी रेवेन्यू स्ट्रीम। और जो चौथी रेवेन्यू स्ट्रीम है वो जो है हम उसके जो भी वो काम कर रहा है उस काम में मदद करेंगे। तो उस काम से जो उसका अपना मूल काम है उस काम में भी हम उसको रेवेन्यू स्ट्रीम दिलाएंगे। तो आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब आपको चारों तरफ से जो है, जो कहते हैं छप्पड़ फाड़ के भगवान देने वाला है। तो अपराध मुक्त भारत भारत के सभी नागरिकों को अब छप्पड़ फाड़ के देने वाला है। और जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हर किसी के खाते में 15-15 लाख आएंगे, मेरे ख्याल से जो है उनके आशीर्वाद से 15 लाख से भी बड़ी राशि जो है हर नागरिक को मिलेगी। और आप ये सोचिए कि एक छात्र को सोचिए या एक आप मजदूर को सोचिए, वो दिन भर मेहनत करता है तो उसको 350 से 500 के बीच में डिपेंडिंग अपॉन के वो कहाँ काम कर रहा है उसको पैसा मिलता है। यहाँ एक बटन दबाने मात्र से उसको जो है ना 1000 रुपए की राशि मिलेगी। तो वो व्यक्ति जो है वो कोशिश करेगा कि यदि वो थोड़ा सा भी स्मार्ट है तो वो कोशिश करेगा कि हम शायद इसको कैप्चर करें और उसका लाभ मुझे मिले। तो जहाँ एक और उसको छप्पड़ फाड़ के जो है पैसे मिलेंगे और धीरे धीरे हम एक कंप्लायंट सोसाइटी में कन्वर्ट होंगे, हम एक रूल ऑफ लॉ की सोसाइटी में कन्वर्ट होंगे। हम 4 लोगों को बता के अपनी कानून जो है ना गैर कानूनी कार्रवाई जारी नहीं रख पाएंगे। हमें जो है जब इतनी आंखें देखेंगी तो हमारे पास गैर कानूनी काम करने के सब रास्ते अपने आप ही धीरे धीरे बंद हो जाएंगे और धीरे धीरे हम इसको उन चीजों को और विस्तार कर पाएंगे, जैसे कि लेन ड्राइविंग, इंटर स्पेस जो है ना व्हीकल का जो है वो भी हम कैप्चर कर पाएंगे। हालांकि हमें ग्राउंड पे उसके लिए लाइनिंग वगैरह खींचना पड़ेगी। तो जब इतनी बड़ी मात्रा में राशि आएगी तो शासन के पास पर्याप्त पैसा होगा, वो सब लाइनों को, रिफ्लेक्टर्स, ये सब डालेंगे और जिससे कि हम जो है उन वायलेशन को भी कैप्चर कर पाए जो हम अभी नहीं कैप्चर कर पा रहे हैं। और ऐसा करके फिर जो है एक्सीडेंट होना लगभग नामुमकिन सा हो जाएगा, क्योंकि बैकएंड इंजन जो है ना वो एक्सीडेंट के लिए ही काम कर रहा है और वो उन सब ब्लैक स्पॉट्स को मॉडिफाई करेगा। तो हम जो है अभी हमारे पूरे भारतवर्ष में 1,60,000 से ज्यादा लोग जो है वो एक्सीडेंट में मारे जाते हैं और ऐसे लोग जो घायल होते हैं उनकी संख्या तो बहुत ज्यादा है। और आप ये देखिए कि यदि कोई ब्लड रनर घायल हो जाता है और वो डिपेंडेंट बन जाता है तो उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। तो ये जो है बहुत सारी प्रेशियस जो है जिंदगियों को बचा पाएगा। हमारे एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या लगभग नगण्य हो जाएगी। तो जहाँ पे एक रेवेन्यू मिल रही है वहाँ पे एक कंप्लायंट सोसाइटी भी पैदा हो रही है और उसके साथ में ही लोगों की जान भी बचेगी। तो आम के आम गुठलियों के दाम। Could you understand my answer? Should I repeat it in English? No, sir. I totally understood it. Thank you very much for such detailed information, sir. Thank you. No, I would like you to give your views on the information given by me and how much that is fruitful to you, how much it is convincing to you, and since you are a technological partner also in the mission, so then you can tell about the technology which is already either developed or it is in offering. Yes, sir. We are working on the technology. We are trying to achieve what your vision is. We are almost there. We'll give you a demo of it very soon. And this is one of a kind initiative, I must say. It is not only achieving what the Janata wants, what the regular people wants, but it is also helping the government. And one very important thing, sir, revenue model aside, the money part aside,
one thing that I really like about the whole Crime Free Bharat is that the title itself, the Crime Free Bharat, it doesn't talk about money. It says making Bharat crime free. So the more we try to lodge complaints, the more it becomes easier to lodge complaints. Like you just mentioned, the lesser the complaints will become soon, meaning people will be more careful about committing any offense. I think that is a very beautiful thing about the whole process, that India will soon become a country where crime I can't say will not be there. Wherever there is a society, like you have always said, wherever there is a society or a community, there will be crime. But then the amount of crime is going to come down quite a bit. And that is something that you have, and the way you are connecting so many streams. Not only are you looking at the educated youth, or not only are you looking at the regular people who have smartphones, but you are also looking at using technology, IoT, and trying to reach the poorest of the community and making sure that everybody gets their share. I think that is very interesting, sir. I totally agree with you, and it does look like something that is going to be fruitful. And I wish you all the best, and good luck to us also. We hope we can reach the dream that you are aspiring, sir, with our technology. Thank you. Next question. Panel में ask. Yeah. Thank you for making me a partner of this movement. And just I want to ask something about FIRs. ऐसा देखा जाता है कि जो बाहुबली लोग होते हैं वो FIR होने नहीं देते। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसा संभव है कि हम लोगों को बाहुबली होने ही ना दें? मतलब जब पहली बार किसी की FIR आती है तो उसका आधार कार्ड नंबर या पैन कार्ड नंबर या वोटर ID कार्ड नंबर कैप्चर कर ले जाए. If we get FIR against anyone for more than 3 times, that is bound by the constitution that FIR has to be registered. Neither the SHO nor the SP can refuse to register FIR. I think I'm not clear. जो आपको पूरी प्रक्रिया समझाई है वो आपने समझ ली है, तो प्रक्रिया के बारे में आपका प्रश्न है? आपने जो मुझे बताया, आपका कोई और क्वेश्चन है? आपने ये बताया कि अगर SHO मना करता है FIR के लिए तो उसके बाद वो SP के पास जाएगा, फिर SP भी अगर नहीं कोई फरियादी को कहीं नहीं जाना है, वो तो सिस्टम सिस्टम लेके जाएगा उसको, वहाँ पर सिस्टम लेके जाएगा। सिस्टम में प्रोसेसिंग और उसको कहाँ ले जाना है ये सिस्टम का काम है। वो काम जो है ना फरियादी को कहीं नहीं जाना है, उसने अपनी एक बार बात कह दी है, अब उसकी ठेकेदारी सिस्टम ने ले ली है। तो हम जो बात कर रहे हैं, देखिए हम बात कर रहे हैं जो कानून में लिखा है, तो कानून में ये बात लिखी है कि सेटिस्फेक्शन ऑफ SHO, तो अब कानून में लिख दिया है तो हम उसको फोर्स नहीं कर सकते हैं ना। तो यदि उसके पास जायज रीजन है तो उसे लिखने दिया जाए, क्या प्रॉब्लम है? यदि उसके पास कोई जायज रीजन है और वो कुछ रीजन लिख सकता है और वो इस बात को जानता है कि उसके रीजंस को जो है SP एग्जामिन करेगा और फिर कोर्ट भी एग्जामिन करेगी और जरूरत पड़ेगी तो हाई कोर्ट भी एग्जामिन करेगी, तो वो कोई गलत बात लिखने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। वो सिर्फ FIR ना लिखने के लिए कुछ गड़बड़ नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि ही इज नॉट द फाइनल अथॉरिटी और फरियादी को कहीं जाना नहीं है, ना उसको कोर्ट में जाना है, ना उसको SP के पास जाना है, ना उसको हाई कोर्ट जाना है। ये सिस्टम ही उसकी सब जगह ले जाएगा और इससे जो है ना किसी को कुछ कहने का मौका नहीं मिलेगा। यदि आप इससे हटके कोई प्रक्रिया बनाएंगे तो लोग उसमें कानूनी दांव-पेच लगाने की कोशिश करेंगे। हम जो है चूंकि पुलिस ऑफिसर हैं, हमें मालूम है कि लोग कैसे कानूनी दांव-पेच खींचते हैं, लिहाजा प्रक्रिया पूरी तरह से नियम संगत बनाई गई है और कानून में जो है ना ये सब प्रावधान जनता की मदद के लिए हैं, लेकिन अभी बेचारी जनता जो है वो मदद ले नहीं पाती है। तो ये सिस्टम जो है ना महाबली की बतौर उसकी मदद करेगा विद द फुल इंटेंशन। यहाँ पे ये बात भी सही है कि कोई ये बात पूछ सकता है कि साहब कुछ बहुत बदमाश लोग होते हैं वो गलत FIR कराते हैं। जो गलत FIR कराते हैं ये सिस्टम उनको तो और भी किनारे लगा देगा, क्योंकि ये सिस्टम सभी साक्ष्यों के साथ उसको 182, 211 में प्रोसिक्यूट करने के लिए एविडेंस सहित जो है इट विल टेक देम टू द कोर्ट।
क्योंकि सिस्टम ने सभी के दरवाजे देख के रखे हैं, एसओ का दरवाजा देख के रखा है, एसपी का दरवाजा देख के रखा है, कोर्ट का दरवाजा देख के रखा है, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो इमीडिएटली जो है 211 182 के तहत जो झूठी बात करने वाला है उसको प्रोसिक्यूट कर सकता है। तो जहां पे ये बात सही है कि एक उचित जो एफआईआर है, एक जो कॉग्निजेबल ऑफेंस की एफआईआर है, यदि किसी के साथ कुछ घटित हुआ है तो हक के बतौर उसकी एफआईआर लिखी जाए। ऐसे ही उसी हक के बतौर यदि उसमें कोई फर्जी एफआईआर लिखाने की कोशिश की जाए तो उसी हक के बतौर उसके विरुद्ध पूरी फर्म सर्टेनिटी के साथ 182 211 की कार्रवाई भी यही सिस्टम उसको प्रोसिक्यूट करने में मदद कराएगा, क्योंकि इस सिस्टम का किसी के साथ झूठी एफआईआर कराने के लिए मदद करने की कोई मंशा नहीं है। क्या मैं आपके क्वेश्चन को ठीक से समझ पाया? क्या मैंने आपके प्रश्न का ठीक से जवाब दिया? जरा आप इस बात को खुलासा करें, अदरवाइज आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। हाँ, आपने तो खुलासा कर दिया मेरे एक भाग का। दूसरा भाग ये है, अगर मान लीजिए कोई बाहुबली है, वो सब्सिक्वेंटली अपनी एफआईआर को मतलब फरियादी को रोक लेता है कि वो केस को आगे ना लेके जाए, तो इसके लिए अब मैं आपकी बात को काट के जवाब देता हूँ। ये बाहुबली जो है ये ओवरनाइट नहीं बने हैं। हाँ, सिस्टम ने इन्हें लंबे समय तक टॉलरेट करके प्रेशर देके, हाँ, पॉलिटिकल और अदरवाइज प्रेशर देके हमने उन्हें महाबली बनाया है। हाँ, अब सिस्टम चूंकि इसके पास पूरा हिस्टोरिक डाटा है तो ये महाबलियों को आइडेंटिफाई कर लेगा और महाबली निपटाओ अभियान इसके अंदर इनबिल्ट बनाया जा रहा है, तो वो उन महाबलियों को निपटाएगा। यही मैं कहना चाहता था। अब मुझे थोड़ा सा और क्लियर कर दीजिए। अब कोई कहेगा कि साहब जो है क्या करेगी पुलिस, यदि जो है ना विकास दुबे जैसे वाले लोग होंगे और वो आपके डिप्टी एसपी साहब और बाकी लोगों को शूट कर देंगे तो आपका सिस्टम क्या मदद करेगा? तो इसमें हमारा बहुत जोर से मानने वाला वो है कि अपनी हिंदी में एक कहावत है कि हर कुत्ता अपने घर पे शेर होता है। तो हमारा मानना ये है कि कुत्ते को कुत्ते की हैसियत से पकड़ो, और चूंकि सिस्टम आपको कहीं भी पकड़ सकता है, उसके पास इतनी कैपेबिलिटी है, तो वो आपको तब पकड़ेगा जब आपकी हैसियत कुत्ते की होगी, नंबर 1। नंबर 2, यदि आप जो है शेर की हैसियत से हैं और हम पब्लिक में डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आपको शेर की हैसियत में पकड़ना चाहते हैं, तो हम शेर की तैयारी के साथ जाएंगे। जैसे कि हमने, जब मैं आईजी ऑपरेशन कश्मीर था, उसमें हमने जितने भी मिलिटेंट्स से हमारे इनकाउंटर होने की संभावित जगहों थी, पूरे कश्मीर में उन जगहों को चिन्हित किया गया और वहां पे ऑपरेशन करने के लिए हमें कितना फोर्स चाहिए होगा, उस फोर्स को प्लान किया गया। अब इतना फोर्स तो था नहीं, तो हमने वहां पे एक सिस्टम डिजाइन किया, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टर्सरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है जिसकी बटालियन में वो क्षेत्र पड़ता है। देन जो है सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है जो एडजॉइनिंग बटालियंस है, और टर्सरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है जो दूसरे कोने में है। मतलब आप जो है साउथ कश्मीर में कार्रवाई कर रहे हैं और मालूम पड़ा कि फोर्स जो है ना वो नॉर्थ कश्मीर से आ रहा है, तो जहां पे अपन को बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए वो पूरे कश्मीर से कहीं से भी एक्सट्रैक्ट करता था। तो हमने उन्हीं कमांडेंट्स का यूज करके हर जगह पे सिस्टम बनाया कि हमारा ऑपरेशन प्लान क्या होगा, और उस ऑपरेशन प्लान का हमने अभ्यास कराया, जिससे कि जब हम सही ऑपरेशन कर रहे हो उस समय हमें कोई दिक्कत ना हो। तो हमारे पास रोड मैप्स रेडी थे, हमारे पास घर का नक्शा रेडी था। वैसी ही कार्रवाई ये जितने भी बलशाली लोग हैं, इन बलशाली लोगों को जो है ना निर्बल करने के लिए उसी तरीके की जैसे हमने कश्मीर में कार्रवाई की थी वैसे ही कार्रवाई सिस्टम करेगा। अब तो हम उससे भी महाबलशाली हो गए ना। पहले तो हम अकेले फोर्स के मालिक थे, हम वेपन्स को और उसमें कुछ सिस्टम डिजाइन करके हमने वहाँ कमांड पोस्ट बनाया। अब तो हम और बलशाली हैं, हम टेक्नोलॉजी के मालिक हैं, हम जो है ना वॉलंटियर्स हमारे पास 130 करोड़ है। तो अब हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास एन नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स हैं, हमारे पास एन नंबर ऑफ अच्छे लोग हैं। तो अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सिस्टम जो है
हर दिन जो है ना एक महाबली को निपटाने की स्थिति में रहेगा। तो हर जिले में यदि वो कम फोर्स चाहिए तो हर जिले में एक महाबली को निपटाएगा। यदि मालूम पड़ा कि नहीं वो तो सच में बहुत बड़ा महाबली है तो स्टेट में एक को ले लेगा। तो पहले जो स्टेट लेवल वाले हैं उनको निपटाएगा, फिर स्टेट लेवल वाले खत्म हो जाएंगे तो फिर रेंज लेवल वालों को निपटाएगा, फिर रेंज वाले के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल वालों को निपटाएगा। और ऐसा कोई महाबली बचेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसके सभी साक्षी भी होंगे। तो अभी जो है ना वो डरा के और जो करके कोर्ट में बच जाता है, इस सिस्टम के तहत उसे कोर्ट में बचना बहुत मुश्किल होगा। और जो डिफेंस लॉयर के जो ड्रामा नाटक हैं वो भी इस सिस्टम के सामने पूरी तरह असहाय होंगे। और हम जो है कोर्ट को बहुत बलशाली बना रहे हैं। हमने कोर्ट के लिए 5-6 तरीके की चीजें ऑलरेडी बना ली हैं। तो आने वाली कोर्ट और भी शक्तिशाली होगी। वो आपके केसेस को बहुत जल्दी सुन पाएगी, बहुत एक्सपीडियसली जो है ना उनको निपटा पाएगी। और उसके पास जो एविडेंस जाएंगे वो एविडेंस ऑलमोस्ट इनफेलिबल होंगे, क्योंकि वो 3 तरीके के एविडेंस जो सर्टिफिकेट से प्रोटेक्टेड होंगे। सर्टिफिकेट ऑफ जो है इंटीग्रिटी, मतलब उसमें कोई मिलावट नहीं हुई है। तो जहां मिलावट करने के लिए टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है लेकिन उस टेक्नोलॉजी को गड़बड़ करने का कोई स्कोप नहीं रहेगा। देन सर्टिफिकेट ऑफ एडमिसिबिलिटी, तो अभी कानून में जो संशोधन हो गए हैं तो उसके तहत 65B का सर्टिफिकेट भी ये सिस्टम खुद जनरेट करेगा। और हर एविडेंस स्पेसिफिक सर्टिफिकेट की जनरेट होगा और वो जो है ना उसी एविडेंस के साथ टैग हो जाएगा। और ऐसा ही सर्टिफिकेट ऑफ चेन ऑफ कस्टडी, तो वो जो एविडेंस जो मूव हो रहा है उसकी हैश वैल्यू मैच होगी और ब्लैकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए इट विल क्रिएट ए सर्टिफिकेट ऑफ चेन ऑफ कस्टडी। तो जहां फिजिकल मूवमेंट होगा वहां फिजिकल मूवमेंट का जो है ना चेन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेट क्रिएट होगा, और जहां डिजिटल मूवमेंट हो रहा है वहां डिजिटल मूवमेंट का चेन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेट क्रिएट होगा। तो ये सर्टिफिकेट्स जो है दे विल मेक दैट एविडेंस वेरी पावरफुल। और चूंकि इतनी रेवेन्यू भगवान इतना छप्पड़ फाड़ के दे रहा है तो आगे चल के लोगों में होड़ लगेगी कि साहब हमें आप नोट लगाने का मौका दो, क्योंकि उस नोट पे जो खर्च होने वाला है, जैसे कि लोग जो है BBB मॉडल में हाईवेज पे और टोल टैक्स और ना ये करते हैं तो उसमें जितना वो खर्च करते हैं उससे ज्यादा कमाते हैं। इसमें जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 3 महीने से लेके 1 साल के बीच में कवर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि कुछ जगहों पे तो 3 महीने के बाद ही शुद्ध लाभ मिलना चालू हो जाएगा और वो भी बड़ा भारी लाभ। और तो हम उन एविडेंस को भी कैप्चर कर पाएंगे जिनकी आज सोच भी संभव नहीं है। और इसमें जो है टेक्नोलॉजी थानेदार की बहुत ज्यादा मदद करेगी, समझ गए ना। तो ये हम अब जब अभी और कुछ आएंगे तो उसके प्रश्न में जवाब देंगे जब बाकी सर्टेनिटी की बात करेंगे। तो मिस्टर देसाई, हम आपकी बात का जवाब दे पाए हैं या नहीं? हाँ, आप दे पाए हैं। और मैं यही चाहता था कि अपराधी को कुत्ते के आगे बढ़ने ना दिया जाए, उसको शेर बनने ना दिया जाए। मेरा यही प्रश्न पूछने का उद्देश्य यही था, सिस्टम ऐसा हो कि आदमी देखिए कुत्ते के शेर तो है ना सिस्टम बनाता है। देखिए मैं आपको ये बताऊं, जब आप एक चपरासी की नौकरी करने जाते हैं तो आपको जो है आपका चरित्र वेरिफिकेशन होता है। तो ये पॉलिटिकल पार्टी जो है जिनका जो है ना फायदा अधिकांश अपराधी उठाते हैं, हम एक नियम ये क्यों नहीं बना सकते हैं कि साहब जो है जो अच्छे चरित्र के लोग हैं उन्हें ही पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप मिलेगी, या ऐसा कुछ नियम बनाया जा सकता है। अब कोई दूसरी बात ये कहेगा कि नहीं साहब हम तो नेता हैं, हम नेतागिरी करते हैं, उस समय कुछ ना कुछ ऑफेंसेस हमारे खिलाफ रजिस्टर हो जाते हैं, तो साहब यदि आप डिस्क्वालिफिकेशन करेंगे तो फिर हम साहब कैसे करेंगे, तो हम तो नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए हम एक क्लॉज दे सकते हैं कि जो ऑफेंस किसी एजिटेशन या इस तरीके के माहौल में हुए हैं उन ऑफेंसेस को हम आपके डिस्क्वालिफिकेशन नहीं बनाएंगे। लेकिन आप शुद्ध जो है ना रेप कर रहे हैं, आप शुद्ध जो है हत्या कर रहे हैं, आप शुद्ध हत्या करने का प्रयास कर रहे हैं, आप जो है ना आतंक कर रहे हैं, आप जो है ना हथियारों को रख रहे हैं, आप हथियारों का डिस्प्ले कर रहे हैं, यदि आप इस तरीके के अपराध कर रहे हैं
तो आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप क्यों मिलना चाहिए? नंबर 1। नंबर 2, अभी जो है हमारे प्रोसिक्यूशन लॉयर भी ठीक से जो ना प्लीड नहीं कर पाते हैं, शायद हम वो पूरा रिकॉर्ड जो है वो कोर्ट के सामने पेश नहीं कर पाते हैं। अब जो है ना सिस्टम वो रिकॉर्ड भी पेश करेगा, तो इतनी आसानी से कोर्ट से जमानत भी नहीं हो पाएगी। अभी मैं आपसे एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। जब मैं एसपी गुना था तो हमने वहां पर एक एक्सपेरिमेंट किया। हम चाहते थे कि उसे कोर्ट में कहीं चैलेंज किया जाए, लेकिन चूंकि कोर्ट में चैलेंज नहीं हुआ तो उसकी वैधानिक ग्राह्यता के बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन कॉमन सेंस कहता है कि उसमें कानूनी ग्राह्यता में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यदि आप सीआरपीसी की धारा 110 को बारीकी से पढ़ें तो वो कहता है आदतन अपराध करने वाला और आदतन अपराधी को संरक्षण देने वाला। तो हमने ऐसे सैकड़े लोगों को 110 में बंद किया जिनका कोई अपराध नहीं था, जिनका 0 अपराध था, और हमने उन सभी की हिस्ट्री शीट भी खोली, और वो हिस्ट्री शीट हमने बंद करने के लिए खोली थी। और बंद करने के लिए हमने उसमें 2 कंडीशन लगाई थी। एक कंडीशन नहीं लगाई थी कि आप जो है एक एफिडेविट दीजिए कि भविष्य में हम अपने सगे रिश्तेदार और संबंधियों को छोड़ के अन्य अपराधियों की जमानत नहीं लेंगे, और जो आप जमानत ले चुके हैं उसका सर्टिफिकेट आपको देना था कि आपने अपनी सभी जमानतें विड्रॉ कर ली। देसाई जी, आप जान के आश्चर्यचकित होंगे कि जब मैं एसपी गुना था तो पुराने अपराधों में चूंकि लोगों ने अपनी बेल वापस ले ली थी क्योंकि उन्हें अपनी हिस्ट्री शीट बंद कराना थी, तो ऐसे लोग जिन्होंने 5-5, 6 साल पहले जुर्म किए थे वो जेल में वापस चले गए। अभी हम किस बात से परेशान रहते हैं कि साहब कोर्ट से आसानी से बेल मिल जाती है। यदि हम इस तरीके, ये सिस्टम जो है ऐसी कई शक्तियों से जो है सुशोभित किया जा रहा है, जो मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो आने वाले समय में ऐसे लोग उनकी बेल आसानी से न्यायालय भी नहीं लेगा और उनकी बेल लेने वाले लोग भी नहीं मिलेंगे, तो उसके कारण भी उनकी बेल नहीं होगी। तो जो ये महाबली हैं वो 3 कारणों से नहीं बनेंगे। नंबर 1, सिस्टम उनको आइडेंटिफाई करेगा, जो जितना बलशाली होगा उसके हिसाब से जो है उसका ऑपरेशन प्लान होगा। देन जो है यहाँ पॉलिटिकल पार्टी से हमारा निवेदन रहेगा कि वो अपने नियमों को बदलें और सिर्फ साक्षरत लोगों को ही प्राइमरी मेंबरशिप दें, और फिर हमारा यहाँ कोर्ट से निवेदन होगा कि साहब हम आपको पूरा मटेरियल दे रहे हैं, आप जो बहुत जघन्य अपराध वाले लोग हैं इनको आसानी से बेल मत दीजिए और इनके बेल के लिए बहुत स्ट्रिंजेंट जो है वो करिए आप। और आगे चल के क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूटेड कोर्ट ट्रायल का भी हमने एक सिस्टम बना लिया है जो कि अभी रिफाइनमेंट मोड में है, तो हम कोर्ट की बहुत मदद करने वाले हैं। कोर्ट हमारी मदद से लगभग अधिकांश केसेस में, एक तो जो है ना चूंकि हम बाहुल्यता में उनको एविडेंस देंगे, और दूसरा हम उनको उनकी प्रोसेसेस को बहुत फास्ट जो है ना एग्जीक्यूट करेंगे, और तीसरा जो है उनका ट्रायल भी हम बहुत ज्यादा फेयर और फास्ट कर देंगे, जिसमें जो डिफेंस लॉयर जो गेम खेलता है वो गेम खेलना लगभग बंद हो जाएगा और हम अधिकांश केसेस में कन्विक्शन दिला पाएंगे। दैट इज अवर थर्ड जो है सर्टेनिटी ऑफ कन्विक्शन। और उसके पहले जो पूरा अपराध मुक्त भारत 5 सर्टेनिटी के बारे में बात करता है। पहली सर्टेनिटी है सर्टेनिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम, सेकंड सर्टेनिटी है सर्टेनिटी ऑफ डिटेक्शन थ्रू स्मार्ट इन्वेस्टिगेशन। अभी कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें मैं इलाबोरेट करूंगा कि कैसे जो है ना स्मार्ट इन्वेस्टिगेशन होगा और कैसे हम इतना सब काम जो है ना, इतना पावर जो है ना अपने पुलिस ऑफिसर को दे पाएंगे कि वो ऐसा चमत्कारिक विवेचना कर पाएगा जो आज उसकी सोच की बाहर की बात है। हम उसका 90% बर्डन कम कर लेंगे, उसका जो है ना विवेचना की क्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे और इतने साक्ष्य और इतने अच्छे वो इकट्ठा कर पाएगा कि लगभग 100% केसेस में कन्विक्शन भी होना संभव होगा। तो देसाई जी, आपको आपकी बात का जवाब थोड़ा सा मिला या नहीं? नहीं, मेरे को पूरी बात का जवाब मिल गया। जस्ट एक डाउट आया मेरे मन में कि हम डेटा तैयार करते हैं, हिस्टोरिकल डेटा तैयार करते हैं, तो क्या हम लायर के लिए डेटा तैयार कर सकते हैं?
जो वकील लोग रहते हैं, जो मुजरिमों का वकालत करते हैं, उनके लिए कोई हम डेटाबेस बना भाई सकते हैं डाटा तो अपने आप तैयार होता रहता है। और उसको यदि यूज मान कर लो सकते हैं क्या? जैसे जैसे मेरे, यदि एक डिफेंस लॉयर जो है, कई बार वो विटनेस को भय कारित करता है, कई बार वो जो है अपनी हद को पार करके जो है वो बात करता है, कई बार डिफेंस लॉयर का जो कंडक्ट है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कैटेगरी में आता है। क्योंकि ये सब चीजें जो है डिस्ट्रीब्यूटेड जो है ना उसके तहत, कोर्ट ट्रायल के तहत सब रिकॉर्ड होगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस पर काम करेगी। तो वो जितनी भी ऐसी भावगमनाएं हैं उनको इकट्ठा करके पहले तो उस कोर्ट के पास ले जाएगा के साथ जो है ना हुजूर, इस डिफेंस लॉयर ने आपके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, आप इसका कॉन्फिडेंस लीजिए। यदि वो कॉन्फिडेंस नहीं भी लेता है तो उसका पूरा मामला उठा के जो है वो ले जाएगा फिर बार काउंसिल के सामने कि भाई ये आपका जो है बार काउंसिल का सदस्य है, आपने इसके एथिक्स बनाए हुए हैं, इसने एथिक्स का वायलेशन किया हुआ है, तो आप इसको प्रोसिक्यूट करिए। और फिर इसको वो ले जाके यदि लगेगा तो कुछ कानूनों में भी संशोधन कराया जा सकता है कि जैसे हम उसको प्रैक्टिस लाइसेंस देते हैं, यदि उसका वायलेशन बहुत ज्यादा हो गया है तो हम नियमों में परिवर्तन करके उसका प्रैक्टिसिंग वाला जो है ना वो कैंसिल कर सकते हैं। थोड़े से संशोधन से हम वो चमत्कारिक व्यवस्था ला पाएंगे कि कोर्ट में कन्विक्शन विल बी सर्टेनिटी। तो शंका का समाधान हो गया पूरी तरह से। सोनी जी आप और कुछ पूछना चाहें? और इसमें जस्ट ये जो कुछ लोगों ने कहा था कि वो भी क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, तो उनको भी आप जरा ले लीजिए और तब तक सोनी जी जो है ना सब कुछ पूछना चाहेंगे शायद। जी सर, इस विषय में सर एक दो प्रश्न, जैसे मैं लाइव चैट भी देख रहा हूँ यूट्यूब पे भी सर, साइबर फॉरेंसिक्स को लेके काफी इंक्वायरी आ रही है कि साइबर फॉरेंसिक्स है और जो इस प्रकार के बाकी लोग हैं जो इस तरह की इन्वेस्टिगेशन में ऑलरेडी लगे हुए हैं, वो आपकी किस प्रकार मदद कर पाएंगे, वो कैसे हमारे सिस्टम में इंटीग्रेट हो पाएंगे सर? आपने बहुत अच्छी बात कही। सबसे पहली बात तो ये है कि जो साइबर क्राइम है, वो साइबर क्राइम में हम एक चीज हमको समझना पड़ेगी कि हम लोग अवेयरनेस के नाम पर बहुत ज्यादा भय कारित कर रहे हैं और लोग उस भय को $बिलियन ऑफ इकोनॉमी में कन्वर्ट कर रहे हैं। वही जो है ना सॉफ्टवेयर वाला एंटीवायरस बना रहा है, वही वायरस बना रहा है। तो ये दुकान कहीं ना कहीं अपन को बंद करना पड़ेगी। तो इसके लिए हमने दो बहुत पावरफुल मॉड्यूल्स बनाए हैं। एक मॉड्यूल बनाया है साइबर सिक्योरिटी का, जो हमारे डाटाबेस को जो है ना पूरी तरह से जो है ना सिक्योर करेगा और उसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर तरीके के ढेर सारे प्रोविजंस होंगे। पूरे डाटाबेस को 7 पार्ट्स में कन्वर्ट किया जाएगा, बहुत सारी चीजें उसमें होंगी। और बैकएंड पे जो थोड़ा सा भी अटेम्प्ट करेगा उसको जो है वो उसके पूरे डिजिटल एविडेंस लगातार कलेक्ट करता रहेगा और जैसे ही उसका पाप का घड़ा भरेगा उसको वो जेल जाने की पूरी तैयारी कर देगा। हमने जो इसके लिए नेशनल अथॉरिटी ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस अंडर 65C लिस्ट 1 ऑफ शेड्यूल 7 बनाई है, उसमें हमने ये दो बहुत बड़े प्रावधान किए हैं। एक तो प्रावधान ये किया है कि यदि कोई व्यक्ति हमारे सिस्टम से छेड़खानी करने की कोशिश करता है तो उसको जो है ना 7 साल की सजा होगी, उसके बेल प्रोविजन जो है ना बहुत स्ट्रिंजेंट होंगे और चूंकि बैकएंड इंजन ऑलरेडी सभी एविडेंस इकट्ठा कर रहा है तो उसको प्रोसिक्यूट करना हमारे लिए बच्चों का खेल होगा। तो हमारे टेक्नोक्रेट इस तरीके के जोखिम नहीं उठाना चाहेंगे, नंबर 1। नंबर 2, आगे चल के जो हैंडशेकिंग प्रोटोकॉल्स हैं, हम गवर्नमेंट से निवेदन करेंगे कि वो हैंडशेकिंग प्रोटोकॉल बदले। यदि कोई व्यक्ति हमसे बात करना चाहता है तो उसकी पूरी आइडेंटिटी एट द टाइम ऑफ हैंडशेकिंग ही कैप्चर हो जाना चाहिए, नॉट एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो क्योंकि वो आइडेंटिटी ऑलरेडी सिटिंग विद मी, तो कोई आइडेंटिटी का प्रॉब्लम नहीं होगा। अब तीसरा प्रॉब्लम जो होता है कि कई बार जो है ना एनिमी कंट्री में लोग बैठे हुए हैं और वो वहां पर जो है उनके प्रेशर में रह के हमको जोखिम पहुंचा सकते हैं, तो हम उनके लिए और ज्यादा स्ट्रिंजेंट जो है प्रोविजंस रखेंगे जिससे कि किसी तरीके की मास्किंग, किसी तरीके की जो टेक्निकल ग्लिच है उसका वो फायदा ना ले पाए। ये तो हुआ साइबर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ साइबर इन्वेस्टिगेशन के बारे में, तो एक बहुत बड़ा मॉड्यूल जो है ना साइबर इन्वेस्टिगेशन पे भी काम कर रहा है और साइबर इन्वेस्टिगेशन बहुत ही आसान काम है।
अभी चूंकि पुलिस चीज को समझती नहीं है, इसलिए हम विवेचना ट्रिब्यूनल से नहीं कर पा रहे हैं। अदरवाइज आप देखिए, कोई यदि ओटीपी क्राइम कर रहा है तो अब इतनी अवेयरनेस के साथ लोग आसानी से मूर्ख नहीं बनते हैं। तो जब वो हजारों लोगों को फोन करता है, हजारों लोगों को अटेम्प्ट करता है, तब एक आध को मूर्ख बना पाता है। यदि जो, और ये अटेम्प्ट भी अपने आप में क्राइम है, तो यदि हम अटेम्प्ट को ही एंटरटेन कर लें तो असली अपराध करने के लिए तो जगह ही नहीं बचेगी। और इसको करने वाले कोई बहुत बड़े विद्वान लोग नहीं है। जैसे ओटीपी क्राइम जो है, जनरली झारखंड में बैठे हुए 10वीं 12वीं पास या फेल बच्चे जो है बैठे हुए हैं, उन्होंने डार्क नेट से या टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर से कुछ पैसे घूस देके जो है ना उनसे डाटा ले लिया है, और वो उन्होंने कुछ फोन इसीलिए रखे हैं कि वो क्रम से नंबर लगाते जाते हैं और जो मूर्ख बन जाए उसको मूर्ख बना ले। उनको पकड़ना इतना आसान काम है, लेकिन पुलिस तो भी नहीं करती है। तो सिस्टम उनको उस तक पहुंचने में मदद करेगी, उसकी आइडेंटिटी स्टैब्लिश करने में मदद करेगी और उसको पकड़ने की मदद करेगी। क्योंकि इस सिस्टम ने तो ठेका लेके रखा है, चाहे वो बाहुबली हो, चाहे वो साइबर क्रिमिनल हो, उसको पकड़वाने की, उसकी आइडेंटिटी स्टैब्लिश करने के लिए, उसके साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए, और उसको उससे ऊपर कोई बड़ा व्यक्ति होगा नहीं। अब आप दूसरे तरीके की क्राइम देख लीजिए, चाहे आपके पास एक ईमेल आ रही है जो कि ऐसा लग रहा है कि शासकीय तरीके से आई है, स्पूफिंग इसको कहते हैं, और वो आपका डाटा एक्सट्रैक्ट कर लेती है। तो ऐसी जो है ना मेल कितने लोगों के पास आ रही है, हजारों और लाखों लोगों के पास आ रही है, उनमें से कुछ लोग मूर्ख बनते हैं। तो यदि इस अटेम्प्ट की बारे में ही वो आसानी से जो हमने आपको बताई है वो रिपोर्ट कर पाएंगे, तो बैकएंड इंजीनियरिंग के एविडेंस खोजने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम इनको बहुत जल्दी प्रोसिक्यूट कर पाएंगे। तो जब वो जो ना बिना क्राइम किए जब नेट फेंकने पे ही उनको हम अंदर बंद कर देंगे, तो साइबर क्राइम जो है ना एक कल बहुत ही दुर्लभ चीज हो जाएगी। मैं चाहूंगा, आपके माध्यम से मैं अपील करता हूं कि जितने भी बैंक्स हैं, जितने भी जो ना इंश्योरेंस कंपनी है, दे शुड कम एंड ज्वाइन क्राइम फ्री भारत मिशन, क्योंकि आपको बहुत नुकसान हो रहा है। आप यदि हमारी थोड़ी सी मदद करेंगे तो हम इस काम को बहुत द्रुत गति से कर पाएंगे, और इसमें आपका सीधा फायदा जुड़ा हुआ है। तो मैं इस मंच के माध्यम से और पब्लिक के माध्यम से ऐसी सभी एजेंसियां जो कि ये साइबर क्रिमिनल्स के कारण जिन्हें बहुत लाभ हो रहा है, नुकसान हो रहा है, या उनको अपनी प्रतिष्ठा भी खोना पड़ रही है, तो वो ज्वाइन करें। उनके ही दिए गए इन्फॉर्मेशन के आधार पर हम वो मॉड्यूल्स डेवलप कर पाएंगे, जिनको हम सर्टेनिटी के साथ, जब वो नेट ही फेंक रहे हैं, नेट फेंकते ही उनको हम अपने सपेटे में ले लेंगे। ये बहुत आसान काम होगा मेरे लिए, ये बहुत ही छोटा काम होगा मेरे लिए, और हमारी पुलिस, और जहां पुलिस नहीं पहुंच पा रही, वो हमारे कम्युनिटी वॉलंटियर उनको पकड़ के ले आएंगे, क्योंकि उन्हें बदले में रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। तो ये बहुत ही लाभ का सौदा होने वाला है, बहुत ही अच्छा सौदा होने वाला है, और भगवान जो है हमारे सभी वॉलंटियर्स को, सब पूरे देश के सभी नागरिकों को छप्पड़ फाड़ के देने वाला है। सर हमारे साथ सर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से मिस्टर पीयूष द्विवेदी जुड़ रहे हैं सर। ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं न्यू दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। पीयूष जी मोस्ट वेलकम, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। पीयूष जी नमस्ते सर। नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं, और आप इससे जुड़े, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने समय निकाल के इससे जुड़े हैं। चूंकि आपका इतना लंबा चौड़ा अनुभव है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके प्रश्न जो है वो बहुत अच्छे होंगे, और इससे हमारे जो बाकी श्रोता हैं जो इसको देख रहे हैं उन्हें बहुत लाभ मिलेगा। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा सर एक बहुत बेसिक सा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट का जो है बहुत सारे जजमेंट हैं। अभी रिसेंट में एक जजमेंट आया था सर, यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली गाइडलाइन दिया है कि एक बार अगर एफआईआर रजिस्टर होता है तो विद इन 24 आवर्स उसको ऑनलाइन अपलोड कर देना चाहिए। लेकिन सर मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव ऐसा है कि कुछ स्टेट, जैसे स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश हो गए, और कह सकते हैं स्टेट ऑफ दिल्ली भी इससे अछूता नहीं है, कि अगर हम एफआईआर रजिस्टर करते हैं लेकिन वो फिर भी सर विद इन 24 आवर्स अपलोड नहीं होते, और हमें उसके लिए बार बार रिक्वेस्ट करना पड़ता है। तो इसके लिए सर एक एज एन एडवोकेट, मतलब मैं आपका किस तरीके से असिस्टेंस या फिर सहयोग कर सकता हूँ इसमें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन। आप हमसे जुड़िए, और
इस चीज को आम जनता तक पहुंचाइए और उनकी जो अभी जो अपने आप को वो कुंद हो गए हैं, अपने आप में जो ना एक उनको आशा खो दी है, उन्हें लगता है कि अब इस देश में कुछ नहीं होना है। हमारी इंटेलिजेंसिया भी इस बात को बहुत जोर जोर से कहती है कि ये देश तो ऐसे ही चलेगा, हम वी आर डेस्टाइन्ड टू बी लाइक दिस, ऐसा जो है ना बहुत सारे लोग जो है ना इस बात को कहते हैं। तो आपका जो सबसे बड़ा काम ये रहेगा कि इस आवाज को बुलंद करिए और इसमें सभी लोगों को जोड़िए। यदि सभी लोग जुड़ेंगे तो जब टेक्निकल सिस्टम पैदा कर दिया गया है, कानून के लिए जो है ना एक कानून भी बना दिया गया है जो बहुत जल्दी हम शासन को भेजने वाले हैं। उस कानून का हमने नाम दिया है नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम। ये बिल्कुल वर्बेटम जो है एंट्री 65C से लिया गया है। 65C में वर्बेटम जो मैंने कहा यही लिखा हुआ है, तो इससे किसी को भ्रम ना हो कि ये जो है केंद्र शासन की जिम्मेवारी नहीं है। क्योंकि ये लिस्ट 1 का 65C है तो इसमें केंद्र शासन की जिम्मेवारी बनती है। चूंकि हमने पूरा सिस्टम डिजाइन किया है तो मुझे लगा कि ये कानून कैसे मदद करेगा, ये संभवतः ये कानून में हमें ही लिखना पड़ेगा। तो हमने ये कानून ड्राफ्ट कर लिया है, अभी हम उसको और रिफाइन कर रहे हैं। हम इसके रिफाइनमेंट में आपकी मदद लेंगे, इसके रिफाइनमेंट में हम सभी लॉ यूनिवर्सिटीज की मदद लेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि ये जो है पार्लियामेंट से पारित करें। लेकिन मेरा कहना ये है कि यदि किसी कारण से ये पारित नहीं होता है तो जनता को ये अपने हक के तहत मिलना चाहिए। आपकी सुरक्षा किसी दूसरे की मेहरबानी कैसे हो सकती है? आप राइट टू लाइफ को अंडर आर्टिकल 21 आप कहते हैं कि राइट टू लाइफ डज नॉट मीन एग्जिस्टेंस लाइक एन एनिमल। तो आप ये कह रहे हैं पशुतुल्य जो है ना लाइफ नहीं होना चाहिए, ह्यूमन जैसी लाइफ होना चाहिए। आप यू आर बोर्न एज ए ह्यूमन एंड यू आर हैविंग ह्यूमन राइट आल्सो, एंड आपको जो है ह्यूमन जैसी जिंदगी मिलना चाहिए। और आर्टिकल 21 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 4 जो है अधिकारों में कन्वर्ट किया है। राइट टू एनवायरनमेंट, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड एंड राइट टू हेल्थ। अब ये समय आया है कि आप एज ए वकील मेरी बात को और बारीकी से समझ पाएंगे और मैं आपसे वो कहूंगा कि आप इस बात को जो है इस पर अपना कमेंट देंगे। मेरा ये कहना है कि लाइफ का सीधा सीधा संबंध किससे है? आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से। और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को प्रोवाइड करना शासन की सॉवरेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सार्वभौमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट है कि नहीं है? और आप अपनी सुरक्षा खुद करने के लिए सक्षम नहीं है, क्योंकि आपको अपनी सुरक्षा के लिए लाइसेंस लेना है तो जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपको देगा तब आप ले पाएंगे। तो आप अपनी सुरक्षा करने के लिए आप लायक भी नहीं है, तो इसलिए शासन की और ज्यादा जिम्मेवारी बनती है। तो ये हाई टाइम आ गया है कि अब आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ मींस लाइफ विद ए फुली सिक्योर एंड सेफ, जहां यू कैन रिलिश। आपको 4 बार फोन करके ये ना पूछना पड़े अपनी बिटिया से कि बेटे 11 बज 10 बज गए हैं, इतनी देर क्यों हो रही है, जल्दी आ जाओ, ठीक है ना? इट इज नॉट सेफ टू बी देयर। ये सब चीजें आपकी डिक्शनरी से बाहर निकलना चाहिए। कब तक आप भय के आवरण में रहेंगे? कब ऐसा होगा कि विकास दुबे जैसे लोग आएंगे और पूरी दुनिया को आतंकित करेंगे? लोगों की इतनी जरूरत होगी कि वो 8 पुलिस वालों को भी जो है ना शूट कर देंगे, वो भी तैयारी के साथ। और इन दानवों जो है हमारी खाकी वर्दी और नेताओं की दोनों लगे हुए हैं, तभी जो है ना 200 लोग जो है ना उसकी मदद कर रहे थे। तो मैं एक पॉइंट और आपके सामने रखना चाहूंगा और आपसे जवाब चाहूंगा दोनों प्रश्नों पे कि संविधान के तहत संविधान में 311(2) है जिसमें कहा जाता है कि आपको जो है डी होगी, आपको राइट ऑफ डिफेंस दिया जाएगा। उसी 311(2) में बी और सी क्लॉज है। बी कहता है कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी के पास यदि ऐसे रीजन है जिसमें कि इट इज नॉट रीजनेबल टू डू इंक्वायरी, देन द पर्सन कैन बी समरली डिसमिस्ड। और
सी में जो है ना ये राइट गवर्नर को दिया गया है। तो मेरा ये कहना है कि हम अब ड्रामा नाटक बंद करें कि हमने लाइन में अटैच कर दिया, फलाना अटैच कर दिया है। मध्य प्रदेश में जब हमने देखा कि हमारे कुछ पुलिस वाले रेप जैसी जघन्य बातें कर देते थे हमारे सिपाही वगैरह, तो हम लोगों ने एक बड़ा कॉन्शियस डिसीजन उस समय लिया था कि हम उनको 311(2)B में डिसमिस करेंगे। तो केस में तो उनको प्रोसिक्यूट करेंगे और हम उनको नौकरी में से तत्काल डिसमिस करेंगे अंडर सेक्शन 311(2)B। तो अब एक बड़ा समय आ गया है कि जब हम जो है ऐसे दुर्दांत लोगों से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो कि ब्लैक शीप्स हैं, जो कि ऐसे तत्वों को कुछ आर्थिक लाभ या और अन्य लाभ के कारण जो है ना मदद पहुंचाते हैं, उनको सेवा में रहने का कोई हक नहीं है। उनको 311(B) के तहत समरली डिसमिस किया जाना चाहिए और यदि वो राजपत्रित अधिकारी हैं तो उनको 311(2)C में गवर्नर या प्रेसिडेंट जो भी है उसको डिसमिस करना चाहिए, जिससे कि ऐसे लोग जो है ऐसे बहुशाली लोगों को पैदा ना करें, ऐसे भस्मासुरों को पैदा ना करें जिनके विरुद्ध लोग गवाही देने में डरे। ऐसा नहीं होना चाहिए। और यही बात जो है फिर नेताओं के ऊपर भी लागू होना चाहिए। जो नेताएं उनको सपोर्ट कर रहे थे उसके सबके साथ मिल जाएंगे। तो पहले तो पॉलिटिकल पार्टी से उनको प्राइमरी मेंबरशिप से हटाया जाए, यदि वो किसी ओहदे पे बैठे हुए तो उनको ओहदे से हटाया जाए और फिर उनको अपराध में अरेस्ट करके जैसे वालों के साथ कर रहे हैं वैसे ही उनको मूल ऑफेंस में अरेस्ट करके उनको जेल भेजा जाए, उनको प्रोसिक्यूट किया जाए और हमारा इंजन बाद में जो है अकाट साक्ष्य भी पेश करेगा तो उनको सर्टेनिटी के साथ जो है कन्विक्शन भी होगा और बहुत जल्दी कन्विक्शन होगा। तो वो आगे चल के चुनाव ना होगा और उस तरीके के नहीं बढ़ पाएंगे। जब तक हम इन चीजों को बहुत प्रभावी ढंग से सील नहीं करेंगे तो हम पॉलिटिक्स का जो है क्रिमिनलाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो ये बात जो है मेरे ख्याल से आप से समझ पाएंगे। आपने जो मूल बिंदु उठाया था मैंने भी तो उसका जवाब नहीं दिया। आपने कहा था कि अपलोडिंग वाली बात कही थी कि अपलोडिंग 24 घंटे के अंदर होना चाहिए। आपने शुरू वाला हिस्सा नहीं सुना है। YouTube चैनल पे लाइव अवेलेबल होगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको शुरू का हिस्सा सुनेंगे तो आपकी क्वेरी नहीं बनती, क्योंकि अब सिस्टम जो है ना अंदर FIR जनरेट कर रहा है तो अपलोडिंग का सवाल ही नहीं उठ रहा है। जैसे ही उसमें फरियादी ने सिग्नेचर किए वो थानेदार के सिग्नेचर के लिए जा रहा है, थानेदार जैसे ही सिग्नेचर करेगा इट विल बिकम FIR उसी सिस्टम से ब्रेक ट्रैक होकर ऐप में एक इंसिडेंस बन जाएगी और पर्सन जो है जो कंप्लेनेंट है he can download his FIR or he need not to download that FIR because FIR will be all the time sitting over there। जब भी वो देखना चाहे वो FIR को भी देख सकता है, उसके केस में क्या हो रहा है वो ये भी देख सकता है, वो अपने केस के में कुछ सलाह देना चाहता है तो वो भी देख सकता है और उसके केस में कैसी कार्रवाई हो रही है तो पुलिस की ग्रेडिंग भी वो कर सकता है। इतने सब जो है ना सुविधाएं पब्लिक के वॉलंटियर ऐप में अवेलेबल होंगी, जिसमें कि यदि वो 100 FIR करेगा तो उसे कोई ID से सर्च नहीं करना पड़ेगा, उसके उसमें 100 आइकॉन दिखाई देंगे। जब उस पर क्लिक करेगा तो he will not only get his FIR but he will be in position to see the status of the case or he will be in position to evaluate, he will be in position to give his feedback, he will be in position to give his suggestions and he would be in position to grade services or quality of service of the police। और उसको हम वहां से थोड़ा सा क्रॉस वेरीफाई करके we will take it for the performance also। तो that the people will be afraid of it कि उनकी यदि inferior grading होगी तो somewhere it will affect their career also। तो आने वाली पुलिस और ज्यादा संवेदनशील और ज्यादा बेहतर होगी। सर तो आपके सर आपके जी सर बताएं सर। नहीं आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल गया और हमने फिर आपको 2 प्रश्न आपको हमने काउंटर लाते हैं आपके लिए, आपसे हमने उल्टे पूछे हैं। तो यदि पहले तो आप ये बताइए कि आपको अपने प्रश्न का जवाब मिल गया कि नहीं, और फिर जो 2 क्वेश्चन हमने आपसे पूछे हैं सलाह के साथ मैं चाहूंगा कि उसके बाद आप अपनी प्रतिक्रिया दें, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं, आपका इतना बड़ा अनुभव है, आपके विचार हमें बहुत उपयोगी होंगे और आपके विचार के आधार पर हम अपने सिस्टम में यदि हमें थोड़ी सी भी कहीं पे कोई चीज समझ में आएगी तो हमारी कैपेबिलिटी बहुत हाई है। यदि हम आज जो सोच
से 3 दिन बाद हम उसको क्रियान्वित करने की स्थिति में है। उतनी ताकत अभी जो है ना इस समय है। तो आपकी कोई भी अच्छी सलाह है और एक अच्छी चीज आएगी तो उसको प्रैक्टिकल बनाने में मुझे बिल्कुल देर नहीं लगेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर सर्वप्रथम तो मैं ये बोलूंगा कि आपने जो जिस तरह से एक्सप्लेन किया है, मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे पूरी तरीके से मिल गया है। तो उसमें आप जो आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सच अ वंडरफुल explanation. And sir, as far as your question number 1 goes, Article 21, you have asked me, you have almost covered everything. As you have rightly pointed out, that right to life doesn't mean that you have to live like a chattel, you have live like an animal. Right to life means you have to live like a, you have to live with a human dignity. You have to be there with all the comfort. You should not live like any chattels which live in where the animals live. You have right to live like a dignity. So you have wonderfully covered Article 21. As far as Article 311 and Clause 1 and Clause 2 goes. वकील साहब, मेरी प्रार्थना है कि एक PIL लगा दीजिए और एक ऐसा आदेश सुप्रीम कोर्ट से करा दीजिए तो जनता का बड़ा भला हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर एक मेरा सर कंसर्न है, मैं अगर आपसे परमिशन दे तो मैं पूछना, फिर हमने वो महाबलियों के बारे में भी कुछ कहा, उसके बारे में भी राय दीजिए थोड़ी सी। महाबलियों के बारे में सर देखिए, ऐसा है कि आज के दिन में सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे ऐसे पिटिशंस पड़े हुए हैं जहां पे ये बोला गया है कि उनको इलेक्शन लड़ने का परमिशन नहीं मिलना चाहिए जिनके पास ऑलरेडी क्रिमिनल रिकॉर्ड है। इस तरह के मैटर ऑलरेडी सब ज्यूडिस है बिफोर ऑनरेबल कोर्ट। तो इस पे कुछ भी बोलना मेरे लिए सही नहीं होगा, लेकिन मेरा व्यक्तिगत राय ये है कि हाँ, अगर तो किसी के अगेंस्ट फिर आप इसको जनता की अदालत में ले जाइए, जनता को खड़ा करिए, क्योंकि उसकी अदालत सबसे बड़ी है, उसके नीचे सब लोग आते हैं। सर उसी से थोड़ा सा अगर आप रिलेट करके देखें तो जो बैलेट बॉक्स में, जो हमारे ईवीएम मशीन में जो नोटा का जो ऑप्शन है, तो आम जनता के पास वो ऑप्शन है एक्सरसाइज करने का। अगर किसी को वोट नहीं देना है, अगर उसे ये पता चलता है कि उस फला पॉलिटिशियन के अगेंस्ट इतने सारे FIR हैं, तो वो अपनी पूरी लिबर्टी एक्सरसाइज कर सकता है। और उस ऑप्शन को मैं बहुत, वकील साहब मैं आपको थोड़ा सा काटूं यहाँ पे क्या, हल्का सा? जी सर। तो आपको रोकते हुए मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहे हैं, आप नोटा को नेगेटिवली यूज कर रहे हैं। आई एम सेइंग कि कहा गया है कि हम आपको चुन के भेज रहे हैं और आप कानून से लेके हर चीज मेरे फायदे के लिए बनाइए, मेरे विजन के लिए बनाइए। यदि पॉलिटिकल पार्टीज का फायदा किसी दूसरी चीज में आ रहा है तो वो जनता के लिए यदि ठीक नहीं है तो जनता को अब एज ए जनरल बात कहना पड़ेगी, नोटा नहीं। दे हैव टू एड्रेस द पॉलिटिकल पार्टी एज ए होल कि भाई आप ये काम करिए, यदि आप ये काम करेंगे तो आपको वोट नहीं मिलेगा। यदि पब्लिक उस लैंग्वेज में बात करेगी तो नोटा तो बहुत छोटी सी चीज है, इट इज अबाउट वन इंडिविजुअल। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, टॉक टू द पॉलिटिशियन, टॉक टू द पॉलिटिकल पार्टी एज ए होल। करेक्ट। नागरिक जो है एक अपने, जिसको वो कहते हैं कि गवर्न बाय द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, सो जब सब कुछ लोगों आदमियों का है तो भाई वो आदमी क्यों नजर, वो अपने आप में लॉर्ड कैसे बन रहे हैं, वो अपने आप जनसेवक क्यों नहीं बन रहे हैं? ये मूल क्वेश्चन जो है, हाउ वी कैन जो है ना रियली ब्रिंग देम और है, वो आती है बाय द विल ऑफ द पब्लिक। तो हम लोग जो है, आप जैसे लोग जुड़ के जो है लोगों को जो है ना जागृत करें और उनके दिमाग में ये विश्वास जगाएं कि ये चीज संभव है। और फिर जब जो है ना 130 करोड़ लोग चाहेंगे तो उसको नजरअंदाज करने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। तो इसमें ना तो कोई कास्ट होना चाहिए, ना कोई क्रीड होना चाहिए, ना कोई धर्म होना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत ही अपन मूल ह्यूमन आवश्यकताओं की बात कर रहे हैं। और कोई भी पार्टी हमें किसी भी तरीके से बांट के जनहित के खिलाफ जो है ना कार्रवाई नहीं कर पाना चाहिए। कहीं ना कहीं ये जन जागृति जो है लाना पड़ेगी, चाहे वो NGOs लाएं, चाहे वो वकील लाएं, चाहे वो समाज सेवी लाएं, चाहे हमारे सीनियर सिटीजन्स लाएं। ढेर सारे इतने
ऑफिसर्स हैं वो लाएं, क्योंकि जो सेवा में है हम जैसे लोग वो नियमों से बंधे हुए हैं। हम जो बात उच्चारण करते हैं उसको 4 बार पहले अपने दिमाग में वे करते हैं कि हम अपनी सीमा से बाहर अपने लक्ष्मण रेखा को क्रॉस ना करें। बट हमें जन कल्याण की बात कहने में डर नहीं लगना चाहिए। मतलब दुष्टों को दुष्टता करने में डर नहीं लग रहा है, बदमाशी को बदमाश करने में डर नहीं लग रही है, सज्जन व्यक्ति को सज्जनता की बात कहने में डर लग रहा है। ये कौन सा न्याय है? तो मुझे लगता है कि ये समय आ गया है जब लोग खड़े हों। सबसे पहले तो उनके अंदर जगाया जाए, उनके अंदर आशा जगाई जाए और उनको उठ खड़े होने के लिए तैयार किया जाए, जिससे वो उठ खड़े हों। और ये नोटा तो बहुत नेगेटिव छोटी चीज कह रहे हैं, वो अपने हक के लिए मांग करें कि यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो जो पार्टी ऐसा करेगी वही आएगी। करेक्ट सर। इसमें सर एक बहुत ही वो जो है ना किसी भी न्यायालय के आदेश से ज्यादा होगा। आज देखो ढेर सारे, मुझे अभी आई रिमेम्बर कि 2015 का जो गुजरात के केस में जजमेंट है, जिसमें कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि साहब एक 6-7 साल की बच्ची है, उसके साथ जो है ना रेप करके मर्डर कर दिया गया, पुलिस ने पिछड़ा विवेचना की और उसको जो है सुप्रीम कोर्ट उससे बहुत दुखी हुआ, अपराधी उसमें बच गए। फिर उन्होंने कहा कि नहीं साहब ऐसे केसेस में ना तो पुलिस को बचना चाहिए ना प्रोसिक्यूशन ऑफिसर को बचना चाहिए। उसने देखो इतनी सारी जो है ना गड़बड़ी है और सभी चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा, तो वो पत्र भी कहीं पे दड़बे में पड़ा हुआ है। बताइए कितने केसेस में जहां पुलिस ऑफिसर्स ने ठीक ढंग से विवेचना नहीं की, प्रोसिक्यूशन ने ठीक ढंग से काम नहीं किया, माननीय सुप्रीम कोर्ट को पूछना चाहिए कि हमारे कंप्लायंस है, नहीं तो एक कमिश्नर जो अपॉइंट करते हैं और उसकी कंप्लायंस में। क्योंकि अल्टीमेटली आम जनता जो कि बेचारी दीनहीन टाइप की भावना से ग्रसित है, हमेशा जो है ना फ्रीबीज और छोटी मोटी चीजों से ही वो अपने आप को संतुष्ट करती रहती है। वो बिगर जो है ना डायमेंशंस ऑफ लाइफ के बारे में कब सोचेगी, उस बिगर डायमेंशंस ऑफ लाइफ में उसको कब मिलेंगी और उसको वो बेचारी नहीं सोच पाएगी। तो हम और आप जैसे लोग जो है, जैसे तौर पर एनजीओज हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, जो सिविल सोसाइटीज हैं, उनको खड़े होकर सामने आना पड़ेगा और ये बहुत पहले से एक माहौल बनाना पड़ेगा। जब उस माहौल और जागृति को कोई भी महसूस करेगा तो ये नेता लोग बहुत समझदार लोग होते हैं, वो एक बार जन भावना को समझ लेंगे तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा ये सब जो भी आप सुधार की बात कर रहे हैं वो ओवरनाइट कब आ जाएंगे आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। सही बात, सही बात, सही बात है। हम आपके बात से सहमत हैं सर। जो आपकी बात है उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है ये चीज सुधार लाने में कि आम जनता और जो लीगल मैन है, चाहे वो आपके डिपार्टमेंट के हो, चाहे वो लीगल प्रोफेशन के हो, चाहे वो बार के हो, चाहे वो बेंच के हो, जो कॉमन पीपल है सर, और इन तीनों लोगों के बीच में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो दीवार है वो है फियर फैक्टर। आज के दिन में एक इंडिविजुअल है, अगर कोई क्लास 10, 11, 12 का अगर कोई लड़का है, उसको अगर कोई परेशान कर रहा है, अगर उसको बोला जाए कि आप जो है डायल 100 करिए या फिर आप किसी एडवोकेट के पास जाइए, तो उसको डर लगता है कि अगर हम जाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे, मेरी बदनामी होगी। तो ये जो फियर फैक्टर है, इस फियर फैक्टर को हटाने के लिए सर हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि ये फियर फैक्टर अल्टीमेटली एक सोशल स्टिग्मा है। लोग सोशल स्टिग्मा के डरते हुए लोग किसी भी तरह का लीगल हेल्प नहीं लेना चाह रहे। कोई सोशल स्टिग्मा नहीं है, उसे व्यवस्था में भरोसा नहीं है कि जब वो कहेगा तो कोई उसकी बात लिख लेगा क्या। उसको ये लगता है कि जो है ना उल्टा कोई दूसरा जो है, जब वो वहां जाता है थाने में, तो कई बार जो ऐसे खुशहाली लोग हैं वो थानेदार के साथ चाय पीते दिखते हैं, तो उसके अंदर की जो बची कुची भी जो थोड़ी बहुत ताकत है वो भी वहीं विलोपित हो जाती है। मुझे कोई बिहार का एक किस्सा सुना रहा था कि उसको जो है ना बंदूक लगा के उससे उसकी वेपन जो उसका कार छुड़ा ली गई और उसमें सेल डीड पे हस्ताक्षर कर। अब वो बेचारा 5-6-8 किलोमीटर पैदल चल के जब वहां पहुंचा थाने में, तो महोदय ने डम पे रख के उनसे सेल डीड पे सिग्नेचर करा रहे थे, वो चाय थानेदार के साथ चाय पी रहे थे। अब बताइए डॉक्टर साहब से जिनकी कार छीनी गई थी, अब वो डॉक्टर साहब कैसे रिपोर्ट करें। तो वही सर मतलब कह रहे हैं कि यदि हम व्यवस्थाओं को इतना सड़ा गला होने देंगे तो यही स्थिति बनेगी। और फिर जो है ना आगे चल के तो ब्यूरोक्रेटिक और पार्टनरशिप वाली बात है।
मैं तुमको देखूंगा, तुम हमको देखो, तो फिर वही होता है कि एक ही चेहरा जो है वो वही आप देखेंगे, चाहे सत्ता बदल जाती है तो वही वो भी बैठा रहता है, वो हमेशा मलाईदार डिपार्टमेंट में रहता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को एक काबिल सर्विस प्रोवाइडर जो है घोषित कर दिया है। वो कहता है भाई आप कहाँ फालतू के लोगों के चक्कर में पड़ रहे हैं, देखिए मुझे देखिए, मैं आपको आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करूंगा, और वो भी बिना कहे। आप हम जैसे जो है ना सर्विस प्रोवाइडर को क्यों भूलना चाहते हो? तो जो ब्यूरोक्रेट का जो मुख्य काम था कि पॉलिसी गाइडलाइंस में जो है सपोर्ट करेगा, वो कहीं कहीं ब्लॉक कर रहा है। मुझे याद है कि करीबन 15-20 साल पहले एक व्यक्ति ने मुझसे ऐसे ही पूछा कि भाई क्या स्थिति है, पुलिस के काम में तो बहुत पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है। नहीं, कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। तो उसको बड़ा ताज्जुब हुआ, उससे लगा कि कैसा व्यक्ति है। दुनिया कहती है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, ये महोदय कह रहे हैं कि साहब कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। तो फिर मैंने कि आप ये बताइए, आपके दिमाग में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की क्या परिभाषा है? इसकी बड़ी सीधी सी परिभाषा है कि कोई हमसे कुछ नियम विरुद्ध करने के लिए कह रहा है और हमारी इच्छा के विरुद्ध, और हमारे काम में दखल कर रहा है और हमको नियम विरुद्ध काम करने के लिए फोर्स कर रहा है। जब जो है सामने वाला ये पहले से ही सोच ले हमारा पॉलिटिकल आका क्या चाह रहा है, और उसके बिना मुंह से कहे यदि वो उसको क्रियान्वयन करने में लग जाए, तो ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है क्या? वकील साहब जवाब दीजिए। नहीं, हाँ सर, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कहेंगे क्या? नहीं सर, एक्चुअली क्या है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ये बड़ा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है सर। तो मैं वही किसी ने मुझसे कहा, वकील साहब किसी ने मुझसे बड़े उससे कहा, अरे भाई आप कितनी अच्छी भाषा का यूज कर रहे हैं, ये तो इसको आप सिम्बायोटिक रिलेशन तो बड़ा पॉजिटिव टर्म है, जो है ना कोई नेस्टी नेक्सस कहिए। मैंने कहा देखिए आपको कोई दूसरा शब्द अच्छा लग रहा है तो आप उसे यूज करिएगा, मैं तो जो है इसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ही कहूंगा, क्योंकि मेरी आदत है मैं हर चीज को पॉजिटिव ही देखने की कोशिश करता हूँ। इसमें भी मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। सर एक्चुअली क्या है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईदर साइड, वेदर इट इज जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव, आई एम नॉट गोइंग इनटू स्पेसिफिक। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, नॉन इंटरफेरेंस और लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन में सर बहुत थिन लाइन डिफरेंस है। अगर एक कोई काम दो लोगों के एडवाइजरी से हो रही है, दो लोगों के अपने पावर एक्सरसाइज हो रहे हैं, क्योंकि सर इन इंडिया we operate, there is a principle of separation of power, but there is no complete separation of power. There can't be a complete separation of power like watertight compartment. There are three wings: legislative, executive and judiciary. They are different but they work together. But normally what happens when somebody informs any department and that, hello sir, am I audible? मेरे उसमें थोड़ी नेट की प्रॉब्लम थी, तो मैंने अभी अपना चैनल चेंज किया है, तो नाउ आई कैन हियर यू। बीच में जो है आई कुड नॉट हियर यू, तो आप थोड़ा सा अपने आप को रिपीट कर दीजिए। यस सर, एक्चुअली क्या सर, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का डेफिनेशन बहुत ही मतलब कि उसको समझना एक मतलब देयर इज अ वेरी थिन लाइन डिफरेंस between what is political interference and what is political non-interference, because in our constitution says there are a separation of power. We are a quasi judicial country, quasi judicial body, so there are three different departments: legislative, executive and judiciary. All three works together, all three works with equal cooperation with each other, and all three have their own independent identity, so they cannot work in a watertight compartment, as what we say. So there has to be a mutual cooperation. If anybody comes with a grievance to any other particular department, and that particular department for XYZ any reason fail to perform in particular period of time, then that common citizen or individual, maybe he is a literate or illiterate, doesn't matter,
if his work is unable to complete or his request is unable to complied with, he will have that thing in his subconscious mind कि नहीं, वहां पे ये पॉलिटिकल पार्टी का रूलिंग है, वहां पे ये चीज है, दोनों का नेक्सस है, इसलिए हमारा काम नहीं हो रहा है. बट एक्चुअली ये ग्राउंड रियलिटी नहीं है. व्हाट यू राइटली पॉइंटेड आउट, द ग्राउंड रियलिटी इज there is certain procedure which is need to be followed. That procedure sometime it completes in a given time framework. Sometime it gets prolonged for some reason. That reason can be anything. But the common people says no. If that work is not done, that is not done only for one reason, because there is a political, which I personally don't agree. Because suppose, sir, if you see in recent 5 to 10 years, in fact 5 to 15 years, I would say that there is a lot of false 498A cases. I think hello, yeah, I can hear you. sir. If you see, sir, in last 10 to 15 years, there is a lot of false and frivolous 498A cases. What because earlier there was no particular guideline that what will happen when the 498A case will register, or what is the procedure to be followed when 498A FIR is lost. So any girl of any family who is a newly wedded wife, if she is aggrieved by some of ये हमारी चरित्र की दुर्बलता है और हमारे सही साक्ष्य संकलन ना करने की अक्षमता है कि लोग झूठ बोल पा रहे हैं. अन्यथा जो है इसको डिग आउट करना बहुत मुश्किल काम नहीं होगा कि सत्य क्या है. नंबर 1. नंबर 2, जो वैल्यू सिस्टम है उसको तो जो है ना, जो विलोपित हो रहा है, वो वैल्यू सिस्टम कहीं ना कहीं तो आना चाहिए. हमारा जो है हिंदुस्तान वैल्यू सिस्टम के लिए जाना जाता था, धर्म और अधर्म के लिए जाना जाता था. वो वैल्यू सिस्टम इट हैज टू कम अगेन. यस सर. वैल्यू सिस्टम तो देखिए, वैल्यू सिस्टम तो आज के दिन में हमारे समाज में इस तरह गिरती जा रही है कि आज के दिन में अगर सर आप अपने बचपन को देखें सर, तो हमें लगता है कि अपन यदि जनरल बात करेंगे तो लोगों को उसमें मजा नहीं आएगा. हम वो बातें करें जिससे कि लोगों का ज्ञान बढ़े और लोगों को इस अभियान के बारे में जानकारी मिले, उनकी जिज्ञासा बढ़े और वो उनके अंदर वो आशा के दीप जो अभी बुझ रहे हैं वो दोबारा जगें और वो उठ खड़े हों. जैसा कि बताया गया है कि इसकी अधिकांश चीजें मॉड्यूल्स बन गए हैं, कुछ वर्जन 2 वर्जन 3 पे चल रहे हैं. सो वी आर इन अ वेरी एडवांस स्टेज. मैं आपको बताना चाहूंगा कि करीबन 47 यूनिवर्सिटीज के बच्चे हमारे साथ काम कर रहे हैं एंड दे आर डूइंग ट्रिमेंडस जॉब. और हम केवल सॉफ्टवेयर अकेले नहीं बना रहे हैं, हम अकेला पुलिस के लिए नहीं बना रहे हैं, केवल इन्वेस्टिगेशन, स्मार्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं बना रहे हैं. हम सब लोगों के लिए जो है वी आर क्रिएटिंग हार्डवेयर, वी आर क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर, वी आर क्रिएटिंग प्रोसेसेस. एंड हमने अपने आप को अपराध मुक्त भारत का, जब हम 5वें चरण पे काम कर रहे थे, रिहैबिलिटेशन ऑफ क्रिमिनल्स, तो उस समय फिर हमने अपने क्षेत्र को विस्तार किया क्योंकि हमें अपने क्रिमिनल को कहीं ना कहीं खपाना था, रिहैबिलिटेट करना था. तो हमने फिर उसको जो है अभियान को आगे बढ़ाया और नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ जॉब एंड सर्विसेज रिच इंडिया. वी आर टॉकिंग ऑफ ग्रीन, हर्बल, न्यूट्रिशन रिच, मेडिसिन फ्री, हेल्दी इंडिया. आने वाले समय में हमारा हर नागरिक जो है वो स्वस्थ रहेगा. उसे जो है ना ये फालतू की एलोपैथिक दवाइयाँ नहीं खाना पड़ेंगी, उसको हमें उस चंगुल से बाहर निकालना पड़ेगा. ये हमारा दायित्व है. अभी आप ये बताइए कि यदि जो है कुछ ऐसी जो है एज ओल्ड हमारी जड़ी बूटियां हैं, दवाएं हैं, जिनको हम एज ए वे ऑफ लाइफ या दादी के नुस्खे के बतौर बचपन से यूज करते पा रहे हैं, हम अप्रूवल के लिए वही यार्डस्टिक क्यों अपनाएं? एक अननोन केमिकल कंपाउंड जिसका हमें मालूम नहीं है कि सेल से कैसे रिएक्ट करेगा, वो हेल्दी सेल से कैसे रिएक्ट करेगा, डिसीज सेल से कैसे रिएक्ट करेगा, उसमें जो हमारे मापदंड हैं
वही मापदंड जो है हमारे हर्बल मेडिसिन के लिए क्यों होना चाहिए, हल्दी के लिए क्यों होना चाहिए, काली मिर्च के लिए क्यों होना चाहिए, ग्लोए के लिए क्यों होना चाहिए। अब रही सवाल कि यदि वो n नंबर ऑफ केसेस में यदि उसने फायदा पहुंचाया है और कोविड के कंफर्म केसेस में माइल्ड वाले जो है या जो मीडियम वाले हैं उनमें भी उसने काफी प्रभावी काम किया है, और जहां पे एक्सट्रीम वाला भी है उसमें भी सिम्टोमेटिक सपोर्ट किया है, तो ये कितना आसान काम है कि हम इसको अलग अलग तरीके के जो भी सजेशंस हैं उनको दें और उनको जो है ना हम एक्सपेरिमेंट करें, उनको हम डाटा बनाएं और उस डाटा को रिसर्च पेपर में पब्लिश करें और अपनी जनता को लाभ दें और इसके साथ साथ जो है ना पूरे दुनिया को लाभ दें। हम जो है यदि हमारी यही जो है मेडिसिन यदि कोविड होने के बावजूद भी उसको बचा पा रही हैं, तो हम एक अननोन वैक्सीन के चक्कर में क्यों हमको पड़ना चाहिए। वो वैक्सीन बनने दिया जाए, बट हम जो ऑलरेडी ये मेडिसिन हैं इन मेडिसिन पे हम सर्टिफिकेशन का काम क्यों नहीं कर रहे हैं। जब हमारे पास लाखों में जो है ऑलरेडी मरीज हैं, तो हम उस पर इस दवा को देखें और हमारे पास पॉजिटिव केस है, यदि वो 6 दिन 7 दिन में यदि बाहर आ रहे हैं तो हाथ कंगन को आरसी किया। सही सर, हम किसी अननोन मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग ऑफ द हर्ब्स, वी आर टॉकिंग ऑफ द थिंग्स जो कि बाबा आजम के जमाने से हम यूज कर रहे हैं। दादी के नुस्खे, इसके नुस्खे, उसके नुस्खे, चरक संहिता में दिया, यहाँ दिया, वहां दिया। It is absolutely absurdity if we say कि we have to follow the same standard for जो है which we are following for the unknown compound, chemical compound। आप ये देखिए, ये दवाएं मेजॉरिटी ऑफ दवाओं में जो हर्बल की दवाएं रहती हैं विद ए 0 साइड इफेक्ट है, जबकि एलोपैथिक दवा जो है साधारण से साधारण सिद्धत की भी दवा है वो 0 साइड इफेक्ट वाली नहीं है। लोग यदि उसके लिए वर्ड यूज करते हैं तो कहते हैं रिलेटिवली सेफ मेडिसिन, they will not say to 100% safe medicine। तो हम जो है why we are in favor of जो है ना such medicine। नंबर 1, हम जो है ना इनके षड्यंत्र में क्यों फंस रहे हैं, हम जो है ये लाभ जो है दुनिया के हर लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं, हमारी प्रिपरेशन दुनिया में क्यों जाके नहीं बिक रही है। हमें ये टेस्ट करने में यदि कोई दवा 7 दिन में अपना जादू दिखा रही है तो वो हमें दिखा के जितने भी लोग हैं उनको बाहर ले आना चाहिए कोविड से। बिल्कुल सर, बिल्कुल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो हमें जो है हर क्षेत्र में जो है इस तरीके से काम करना पड़ेगा। अभी जैसे हमने मिल्क के बारे में बात कही तो आप देखेंगे कि अभी हम एक रिसर्च स्टडी पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा हुआ था कि 2/3 ऑफ द मिल्क ईदर हाईली अडल्टरेटेड और सिंथेटिकली मेड एंड इट इज कार्सिनोजेनिक इन नेचर। तो आप बताइए, आप तो दोनों दूध इसलिए पी रहे हैं कि आपका भला होगा, अब आपको क्या मालूम है कि आपका बुरा होने वाला है। अच्छा, बुरा दो तरीके से है। एक तो तरीका वो है जो कि आपने उसको सिंथेटिक बना दिया या उसमें कुछ एडल्ट्रेशन कर दिया है। एक और भी है अल्फा 1 और अल्फा 2। तो जो बिना हम्प वाली गायें होती है, जो विदेशी गायें होती हैं, उनका जो मिल्क है दैट इज अल्फा 1 वेराइटी दैट इज नॉट दैट गुड फॉर द हेल्थ, वेयर एज अल्फा 2 जो है दैट इज अमृत तुल्य। अब अल्फा 1 चूंकि वो गायें जो है ना ज्यादा दूध देती हैं, तो हम तो इतने नालायक हो गए हैं कि कमाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अब आप ये देखिए हम कितने नालायक हैं कि जेनेटिकली टर्मिनेटेड हम सीड, यदि बीज का जो मुख्य गुण है पैदा करना है, हम उसके मुख्य गुण को जो है ना टर्मिनेट कर दे रहे हैं। हम कितने लालची लोग हैं। वो साइंटिस्ट जो है ना कितना लालची और कितना दुष्कर्मी होगा जिन्होंने ऐसे बीज को प्रमोट किया है। वी आर नॉट वेरी श्योर कि हाउ दे विल बी अफेक्टिंग द फ्यूचर, हाउ दैट विल बी जेनेटिकली टर्मिनेटेड सीड विल बी बिहेविंग इन आवर बॉडी। वी आर नॉट वेरी श्योर। उसके बहुत ज्यादा कार्सिनोजेनिक परिणाम हो सकते हैं। तो हम लाभ जो है ना कमाने के लिए किस सीमा तक जाएंगे। अभी मुझे सुनने को मिला है कि साहब वो चाइना से नकली प्लास्टिक के चावल आ रहे हैं, प्लास्टिक के अंडे आ रहे हैं। तो हम कहाँ तक पहुंच रहे हैं, हम कहाँ जाके थमेंगे, हम किस लाभ में फंसे हुए हैं। और जो आप धन कमा रहे हैं, ये धन जो है आपके साथ मरने पे साथ में जाने वाला नहीं है।
हमने ऐसी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं की है, तो हम ये धन इस तरीके से धन का क्यों कमा रहे हैं? इससे जो है हम अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। और फिर हम बड़े शान से कहते हैं कि साहब हम अपने लिए तो एक अलग से देसी गाय रखे हुए हैं, हम अपने लिए तो एक छोटे से टुकड़े में खुद ही जो है ना ऑर्गेनिक वो बना रहे हैं। अरे भाई साहब, यदि आप दूसरों के लिए गड्ढे खोदेंगे तो दूसरे गड्ढे, जो खुदे हुए गड्ढे में आप भी गिरेंगे। एक समय आ गया है कि हम एक बलशाली व्यवस्था लाएं। तो मैं वकील साहब आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग बहुत सारी चीजों पे काम कर रहे हैं। क्राइम फ्री भारत में ही उसका रास्ता दिखाया है। और मैं आपको जो है ना ये बात बताना चाहूंगा कि जैसे अभी मैंने आपको बताया ग्रीन, हर्बल, न्यूट्रिशन रिच, मेडिसिन फ्री, हेल्दी इंडिया, ऐसे ही वी आर टॉकिंग ऑफ द जॉब एंड सर्विसेज रिच इंडिया, वी आर टॉकिंग आत्मनिर्भर एंड समर्थ इंडिया, वी आर टॉकिंग अंडरग्राउंड वाटर रिच इंडिया। तो और इसमें जो है आपका जो भी रिसोर्सेस हैं उन रिसोर्स को 24/7 चलेगा। तो यदि हम उसको 24/7 जो है ना जब यूज करेंगे तो जो इंडियन रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो 2%, 4%, 6% नहीं होगा, वो 25% और 50% होगा। आने वाले समय में इंडियन रेट ऑफ ग्रोथ विल नॉट बी 5% और 10%, इट विल बी 25% और मे बी 50%। वी कैन ग्रो एट दैट रेट। एंड हमें लोगों को फिर से जो है ना उस ज्ञान को दिखाना चाहिए, वो ज्ञान करके दिखाना चाहिए। हालांकि इस बातचीत के दौरान हम आपसे बाकी सर्टेनिटी के बारे में बात नहीं कर पाए क्योंकि किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। अब अगले वेबिनार में हम आपको बताएंगे कि कैसे जो है स्मार्ट इन्वेस्टिगेशन में जो है ना ऐप जो है उनकी मदद करेगा। हम अपने पुलिस वाले को कितना बलशाली बना दे रहे हैं, हम उसको कितने रियल टाइम बेसिस पे जब वो खड़ा हुआ है उसको हम कितनी बड़ी मदद करेंगे जिससे वो उन एविडेंसेस को कैप्चर कर पाएगा जो आज तो वो सोच भी नहीं सकता है। और उन सब एविडेंस को सभी सर्टिफिकेट से पैकेज करके सर्टेनिटी ऑफ कन्विक्शन में लेके जाएंगे। और फिर जो है चूंकि हमारे पास इतना हिस्टोरिकल डाटा है और इतनी चीजें कैप्चर कर रही होंगी, so we can dynamically deploy our police and community volunteers. Probably we would be in position to check majority of the offenses before they are committed. तो जो लोग कहते थे पहले कि पुलिस को सब मालूम होता है, तो पहले पुलिस को चाहे मालूम होता हो चाहे ना मालूम होता हो, लेकिन अब हमारी पुलिस को सब कुछ मालूम होगा। Then जो है we are talking of the fifth certainty, जहां हम कह रहे हैं कि जो अपराधी है उस अपराधी में भी बहुत सारी खासियत है। हमारी टीम जो है ना वॉलंटियर की टीम ही जाके उनका सर्वे करेगी और उनको हम चूंकि इतनी सारी चीजें क्रिएट कर रहे हैं तो हम अपने क्रिमिनल्स को वहां पे रिहेबिलिटेट करा देंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं हमेशा अपने आप से भी करता हूँ और पब्लिक को भी बताता हूँ कि क्रिमिनल इतनी आसानी से रिहेबिलिटेट नहीं होना चाहेंगे। मैं एसपी गुना रहा हूँ, वहाँ सब कंजर, पारदी, सांसी सभी लोग हैं वहाँ पे, और शासन ने उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए जमीन भी दी और बहुत सारी योजनाएं भी चलाई, लेकिन वो सभी अभी भी क्राइम में भी लिप्त हैं। क्यों? क्योंकि वो एक एक रात में लाखों रुपए का जो है ना अर्निंग करते हैं, राइट? तो आप उनको ऐसा क्या व्यवसाय देंगे कि वो एक रात में 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख कमा सके? ऐसा आपके पास कोई व्यवसाय हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना? संभव नहीं है। तो वो रिहेबिलिटेट नहीं होना पाएंगे। तो वो तभी रिहेबिलिटेट होंगे जब आप पहले की 4 सर्टेनिटी सुनिश्चित करेंगे। सर्टेनिटी ऑफ रिपोर्टिंग, सर्टेनिटी ऑफ डिटेक्शन थ्रू स्मार्ट इन्वेस्टिगेशन, सर्टेनिटी ऑफ कन्विक्शन थ्रू द स्मार्ट प्रोसेसेस एंड कोर्ट सपोर्ट सिस्टम, then certainty of prevention by dynamic deployment of the police and the community and finally अब उसके बाद चूंकि सभी रास्ते बंद हो चुके होंगे तो फिर वो सज्जनता के मार्ग पे आ जाएगा और फिर वो रिहेबिलिटेट होने के लिए तैयार हो जाएगा। आप कहां तक इस बात से सहमत हैं? सर मैं आपके 5 पॉइंट से सहमत हूं, बट उससे ज्यादा मैं ये सहमत हूं कि जो आपने स्टार्टिंग में बोला था कि आज के दिन में वी हैव टू रेज द वैल्यू सिस्टम। अगर वैल्यू सिस्टम इज देयर देन बाकी जो आपने 4
4 या 5 पॉइंट बोला है वो उसमें ऑटोमेटिक कवर्ड है, ऐसा मुझे लगता है। हेलो, हाँ हाँ आप ठीक कह रहे हैं, मेरा वीडियो ऑफ हो गया आवाज आ है, रही थी। मुझे बात तो सर मुझे जो लगता है कि जो सर आपने जो स्टार्टिंग में जो पॉइंट बोला वैल्यू सिस्टम के बारे में, अगर एक बार वैल्यू सिस्टम आदमी का किसी भी इंडिविजुअल का रेज हो गया तो इंडिविजुअल का रेज होगा तो फैमिली का रेज होगा, फैमिली का रेज होगा तो सोसाइटी का रेज होगा, सोसाइटी का रेज होगा तो विलेज, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर टाउन, फिर सिटी, फिर कंट्री। सो अल्टीमेटली वी हैव टू हिट एट द रूट एंड द रूट इज द रेजिंग ऑफ द वैल्यू सिस्टम। अगर वैल्यू सिस्टम रेज हो गया तो किसी भी क्रिमिनल को रिफॉर्म करने में हमें टाइम नहीं लगेगा। फिर उसका ये जो ग्रीड है कि उसको 24 घंटे के अंदर 25 लाख रुपए कमाने हैं, वो ग्रीड भी उसकी सप्रेस हो जाएगी। तो फिर हम उसको जल्दी से उसको रिफॉर्म भी कर सकते हैं, उसको रिहेबिलिटेट कर सकते हैं। सो द रूट इज द रेजिंग ऑफ द वैल्यू सिस्टम एंड द वैल्यू सिस्टम इज फॉर रेजिंग द वैल्यू सिस्टम। पीयूष जी, वैल्यू सिस्टम को रेज करते हुए हम और आप बूढ़े हो जाएंगे और दिवंगत भी हो जाएंगे। तो आपको वैल्यू सिस्टम को रेज करने का कार्यक्रम आप साथ में रखिए, चारों तरफ जो है ना सोसाइटी में वो लाइए, लेकिन आपका रास्ता जो है वो इन सर्टेनिटीज के थ्रू जाना पड़ेगा। जब आप रास्ते बंद कर दें, देखिए हम जब जो है यहाँ पे आप कानून को नहीं मानते हैं, और हम ही जब विदेश में जाते हैं तो सब कानून को मानते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि वहाँ हम पकड़े जाएंगे और हमको प्रोसिक्यूट भी किया जाएगा। वो सर्टेनिटी यहाँ नहीं है। तो मतलब जो व्यक्ति सेम व्यक्ति यहाँ पे इंडिया में अलग ढंग से पेश आता है और विदेश में अलग ढंग से पेश आता है, तो आपका वैल्यू सिस्टम तो नहीं बदल गया। यू आर हैविंग द सेम वैल्यू सिस्टम बट यू आर बिहेविंग डिफरेंटली। क्यों बिहेव कर रहे हैं? बिकॉज सिस्टम इज नॉट अलाउइंग यू टू बिहेव डिफरेंटली। because sir there is a strict because there is a because there is a strict sanction of punishment. Because I am saying because the punishment, say whether it is question of policing, whether it is question of investigation, whether it is question of trial, whether it is question of, this is all called systems, right? yes, तो हमें अपने सिस्टम्स को इम्प्रूव कर देना है, और हम वही तो बात कह रहे हैं। और कानून में इसका प्रावधान है, 65C बात में एक बात कही गई है कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 65 अंडर एंट्री 65C लिस्ट 1 शेड्यूल 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम उसके तहत जो है एक ऐसी व्यवस्था को जो है ऑलरेडी जन्म देने की स्थिति में खड़े हुए हैं। अब सवाल उठता है कि इसे जो है, मैंने माननीय जो है प्रधानमंत्री महोदय को भी पत्र लिख के जो है समय मांगा था, मैंने अमित शाह जी से भी जो है माननीय गृह मंत्री जी से भी समय मांगा था, दोनों के पीएस को मैंने पर्सनल डीओ लेटर लिखा था, और दोनों ही बहुत ही जनोन्मुखी लोग हैं जो कि एक बच्चे को भी बुला लेते हैं। ये एक मुझे लगता है कि जो बीच में ब्यूरोक्रेटिक चैनल है उन्होंने शायद इसको पुटअप नहीं किया होगा। यदि ये बात उन तक पहुंचती तो निश्चित तौर पे जो है ना उनका बुलावा आना चाहिए था। मुझे लगता है कि अब जो है आप लोगों के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से जरूर बात उन तक पहुंच रही होगी। मैं दोबारा भी उनको खत लिखूंगा, और मैं ये चाहूँगा कि जब इस सिस्टम में इतनी सारी ताकत है तो इसका ताकत का लाभ जो है वो आम नागरिक को मिलना चाहिए, पुलिस को मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। और इसमें इतनी ताकत है कि इट विल चेंज द फेस एंड फेट ऑफ दिस कंट्री। और आपके आने के पहले मैंने बताया था कि भगवान मेहरबान है, तो कैसे छप्पड़ फाड़ के हर व्यक्ति को, हर सिटीजन को पैसा देने वाला है। तो यदि आप जो है जब एक वार्तालाप खत्म हो जाती है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो के शुरू के अंश से यदि आप सुनेंगे तो आप वो सब तर्कों को सुन पाएंगे जो आपके लेट ज्वाइनिंग के कारण आप नहीं सुन पाए हैं। मेरे ख्याल से अब समय काफ़ी आगे बढ़ रहा है। यदि और कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम इसको समाप्ति की तरफ ले जाएं, क्योंकि हम हर वीक मुखातिब होंगे, हर वीक मिलेंगे नए मेहमानों के साथ में। तो आपके क्वेश्चन जो है अपन आगे चल के भी हैंडल कर पाएंगे, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल सर। सोनी जी, आपके दिमाग में कोई कुछ प्रश्न हो और आप पूछना चाहें तो आप पूछिए। और एडम टीम, मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए दर्शक दीर्घा में भी शायद कुछ अच्छे प्रश्न आए होंगे। ये ठीक बात नहीं है कि उनके प्रश्नों का जवाब उनको ना मिले। तो आप मुझे बताइए कि क्या दर्शक दीर्घा में कुछ अच्छे कमेंट आए हैं क्या? उनके प्रश्न को जरूर दीजिएगा।
मैं पीयूष जी आपसे रिक्वेस्ट करूं कि जो एक आया है इसको जरा आप पढ़े, पब्लिक के लाभ के लिए पढ़िए, जिससे मैं इसका जवाब दे पाऊं। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, मैं सर पढ़ रहा हूँ। फॉर पुलिस रिफॉर्म्स एवरी पुलिस पर्सनल कांस्टेबल टू हायर पोस्ट should have forensic degree, so it will be beneficial for police network with forensic education. I am 200% in disagreement. हम सिस्टम को नॉलेज देंगे और वो बिना नॉलेज के वो सब नॉलेज को जो है ना वहाँ ट्रांसफॉर्म करने में मदद करेगा। हमने अपने ऐप में वो फॉरेंसिक के सभी चीजें डाल दी हैं जो कि आसानी से इन्वेस्टिगेट हो सकेगी। तो हम कहाँ ट्रेनिंग के चक्कर में पड़े हुए हैं। और आप तो कह रहे हैं इसकी फॉरेंसिक की, हम तो फॉरेंसिक की विधा बदल रहे हैं। फॉरेंसिक की टेस्टिंग से लेके उसके लिए गजेट बनाने का काम भी हमारी टीमें कर रही हैं। आगे चल के हम उसकी फॉरेंसिक की विधा बदल देंगे। आप कहाँ फॉरेंसिक के चक्कर में पड़ रहे हैं। मेरा ये जोर से मानना है कि पुलिस वाला जो है पुलिसिंग के लिए आया है, उसने कभी नहीं सोचा था कि साहब इस तरीके के हमें मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस देखना पड़ेंगे, इस तरीके के मुझे जो है ना साइबर क्राइम देखना पड़ेंगे। हम उसको ऑलरेडी बहुत पीड़ित कर चुके हैं। अब उसको और पीड़ा को जितना हम कम कर सकते हैं, तो हम अपने पुलिस वाले को कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं देना चाहते हैं, हम सिस्टम को टेक्निकल नॉलेज देना चाहते हैं और हम उसको वो सपोर्ट सिस्टम देना चाहते हैं कि उसमें बिना गलती किए हुए वो हर चीज को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। अभी तो जो है ना वो ज्ञान के बावजूद भी, बहुत सारे ज्ञान के होने के बावजूद भी जो भी नियत कारण हो वो काम नहीं कर रहा है इन्वेस्टिगेशन में जो उसे करना चाहिए। तो ज्ञान का कारण नहीं है, कहीं कहीं जो है ना इंटेंशन का कारण है, कहीं दूसरे कारण है। ज्ञान से ज्यादा अभी बड़े बड़े कारण बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं। लिहाजा मैं इस बात से पूर्णतया असहमत हूं। हम जो है नीड बेस्ड ट्रेनिंग जरूर देंगे, लेकिन आप जिसको ट्रेनिंग देते हैं वो दूसरे दिन बदल जाता है। ट्रेनिंग में उन लोगों को भेजा जाता है जो फील्ड में काम नहीं करते होते हैं, स्पेरेबल को ट्रेनिंग में भेजा जाता है, तो वो लोग तो कभी ट्रेनिंग पाएंगे ही नहीं जिनको काम करना है। सो लिहाजा ये सब जो है ना ढकोसले को बंद किया जाए। नाउ जो है ना लाइव ट्रेनिंग है, और चूंकि आपका जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपका परफॉर्मेंस भी साथ में इवेल्युएट हो रहा है, तो आप खुद कहेंगे कि मुझे ये ट्रेनिंग दी जाए। आप जो ट्रेनिंग कहेंगे वो ट्रेनिंग पर हम उनके लिए ऑर्गेनाइज करेंगे। तो ट्रेनिंग विल बी नीड बेस्ड, ट्रेनिंग विल बी नीड बेस्ड। देखिए, मैं जब जो है प्रोबेशनर था तभी भी जो है ना अवेयरनेस के कोर्स होते थे, अभी मैं डीजी हूँ तो भी अवेयरनेस के कोर्स होते हैं। तो वो ट्रेनिंग कब होगी? जब हम एक्सपर्ट पैदा करेंगे। अब समय आ गया है कि हम अवेयरनेस से दूर जाएं, लेट्स क्रिएट एक्सपर्ट्स। आई होप आई हैव रिप्लाइड टू द क्वेश्चन। वो कमेंट बॉक्स में डाल सकता है अपनी बात। यस सर, बिल्कुल। एडम टीम, एनी अदर क्वेश्चन? Adam team, please, if there's any question in your panel, please flash it. Adam team जो है महेंद्र सोनी जी का वीडियो, हाँ अब ठीक है, हाँ। Adam team, please, if there is no question, then please let me know. क्योंकि मैं देख रहा हूं कि 38 कमेंट मुझे यहाँ समझ में आ रहे हैं। 38 में जरूर कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनको आप फ्लैश करना चाहेंगे। आश्रित, आर यू लिसनिंग मी? या पीयूष जी जरा पढ़िए। हाँ सर, आई वांट अ क्वेश्चन अबाउट सीसीटीवी कैमरास एट ऑल इंडिया पुलिस स्टेशंस। आई एम सेइंग कि वी विल बी हैविंग कुछ सीसीटीवी कैमराज इन एवरी नूक एंड कॉर्नर, और चूंकि उसमें रेवेन्यू स्ट्रीम बनेगा, लिहाजा पब्लिक जो है ना कंप्लीट करेगी कि साहब ये नोड हमको मिल जाए। तो आदेश कुमार जी, हम आपके क्वेश्चन पूछने के लिए धन्यवाद देते हैं। आने वाले समय में वी विल बी हैविंग ए फुल नेटवर्क ऑफ CCTVs and not only CCTV but the network of IoT devices also. And probably we will be having a very detailed database whereby जो बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो हमारे कब्जे में है वो चमत्कार दिखाएंगे। बिल्कुल सर, और हमें सर टेक्नोलॉजी और अपने एक्सपर्टीज के और अपने सिंसियरिटी और हार्ड वर्क से सर क्राइम फ्री दुनिया को करना है। राइट, बिल्कुल करेंगे। एडम टीम जरा फास्ट क्वेश्चन को फ्लैश करिए प्लीज, फ्लैश योर क्वेश्चन फास्ट, बिकॉज मैं चाहता हूं कि
पब्लिक ने जो क्वेश्चन पूछे हैं उन्हें निराश नहीं होना चाहिए, उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि उनके क्वेश्चंस को नहीं देखा गया है। तो यदि वो अर्थहीन क्वेश्चन है तो उनको भी थोड़ा सा फ्लश कर दीजिए, वी विल जस्ट ओवरलुक देम, बट आई फील कि लेट द क्वेश्चंस शुड बी फ्लश्ड। No more questions, sir. It's all completed. अच्छा, ओके। सो पीयूष जी, यदि आपके पास और कोई क्वेश्चन नहीं है, सोनी जी आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है, और देसाई जी आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है, तो फिर अपन इस सेशन को समाप्त की घोषणा कर सकते हैं, ठीक है ना? यस। तो सोनी जी से मेरा रिक्वेस्ट है कि, बल्कि पीयूष जी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि आप यू कैन summarize it and you can express your feeling and propose a vote of thanks for this session. थैंक यू इसके सर। पहले मैं एक मिनट सर, जस्ट आप पीयूष जी आप समराइज कीजिए। तो इसके पहले क्राइम फ्री मूवमेंट के लिए मैं मैथिली जी को और उनकी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। एक बहुत अच्छा विजन है जो मैं चाहता हूँ कि मेरे जीते जी कंप्लीट हो जाए। धन्यवाद। अरे ये तो 2-3 महीने में हो जाएगा। आप जो है ना माननीय मोदी जी से रिक्वेस्ट करिए, शायद हम बहुत जल्दी इसको कर देंगे क्योंकि चीजें रेडी हैं। कुछ लाभ तो आपको कल से फ्लो हो सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच मैथिली सर एंड महेंद्र सोनी जी and Hemant sir, but and I am very happy and I am feeling very blessed that I was invited on this webinar and I was permitted to ask some questions, and those questions are पीयूष जी, एक क्वेश्चन आ गया है, इसे पढ़ लिया जाए मेरे ख्याल से। हाँ sir, I am reading out the question. Sir, we have practically seen erasing the data by influence of power. How will you handle it, sir? This will be no more option available with the police, and moreover raw data will not be going to police, so your privacy is being guaranteed under a national authority of the scientific and technical assistance in investigation and detection of crime. So raw data in future will be in custody of this authority, and police will get the investigation lead in a layman language. That investigation lead given by the system will also be treated as a part evidence, and the supporting evidence will come from the system, and that will be packaged with the 3 certificates: certificate of the integrity, certificate of admissibility, and certificate of chain of custody. चलिए, आप जो है पीयूष जी, मेरे ख्याल से आप समराइज करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करें। आपको समराइज करने का मैं मौका देना चाहता हूं, क्योंकि आपके समराइजेशन में आपका पूरा सुप्रीम कोर्ट का ज्ञान सामने आएगा। तो मैं चाहूंगा कि जो है आप उसको अच्छे ढंग से समराइज करें, और जिससे कि जनता को इसका लाभ मिले, और शायद जनता में जो सोई हुई और या खोई हुई आशा है वो पुनर्जीवित हो पाए। यदि हम ऐसा कर पाए तो एक बहुत बड़ा जो है ना हम जन कल्याण का काम कर पाएंगे। Thank you so much, sir, for giving me this opportunity. First of all, I would like to thank you yourself, and then Mahendra Soni ji, then Hemant Desai ji, and I will take only 2 minutes to summarize, because I will not go into depth. I will just focus what is the सर हिंदी में अगर सर हो सके तो प्लीज। पीयूष जी, यदि आप हिंदी में कह पाए तो ज्यादा लोगों को समझ पाएंगे, उनको ज्यादा भला। बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो मैं अपना आभार प्रकट करूंगा आपके प्रति और महेंद्र सोनी जी के प्रति और हेमंत देसाई सर के प्रति कि आपने मुझे इस लाइव वेबिनार पे इनवाइट किया और मुझे अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं वो रेलेवेंट सवाल पूछ सकूं जो एक सोसाइटी का एक कोई भी कॉमन बंदा जो पूछना चाहता है। तो उस जो मेरे सवाल थे उसको आपने क्लियरली और बहुत स्पष्ट रूप से उसका आपने निवारण किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। दूसरी चीज सर, जो सबसे अहम बात है, जो हमारा जो ये इनिशिएटिव है क्राइम फ्री भारत, ये इनिशिएटिव एक अभी तो सिर्फ क्राइम फ्री भारत, ये जो विजन है, ये क्राइम फ्री भारत विजन अपने में इतना बड़ा विजन है कि ये एक लैंडमार्क विजन है जिसको हम कह सकते हैं। जिस दिन हम इस विजन को अचीव कर सकेंगे सर, मतलब समझ लीजिए आज के दिन से ही हमने अपना नाम इतिहास के पन्नों में लिखवा दिया है।
क्योंकि ऐसा Thank you. इनिशिएटिव बहुत ही कम लोग, या मतलब समझ लीजिए रेयरेस्ट ऑफ रेयर लोग ही लेते हैं। मेरे नॉलेज में ऐसा 1-2 इनिशिएटिव के ज्यादा और कुछ नहीं है। दूसरी बात, जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, जिसमें आपने ये बताया कि राइट टू लाइफ सिर्फ एक जीना नहीं है, राइट टू लाइफ का मतलब है कि एक इज्जत पूर्वक एक जिंदगी जीना, जिसमें आपकी बेसिक नेसेसिटीज का पूरी तरीके से फुलफिलमेंट हो। ऐसा नहीं कि आप जो है किसी भी जैसे गाय भैंस या किसी भी एक जानवर की तरह एक जिंदगी बिताएं। राइट टू लाइफ वो नहीं कहता है। राइट टू लाइफ में है कि आपके लाइफ की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, फूड, एजुकेशन, पीसफुल लिविंग एंड विद गुड वैल्यू सिस्टम, मीन्स इन अदर वर्ड्स राइट टू लाइफ विद रेपुटेशन, मतलब आप जो है एक शांति पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। दूसरा जो आपने फोकस किया आर्टिकल 311 पे, जो कि जहां पे आपने क्लियरली डिमार्केट किया कि अगर किसी के खिलाफ एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग पेंडिंग है, एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी प्रोसीडिंग है, तो जिस तरीके से आपने पॉइंट आउट किया कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग में एक्विटल हो या ना हो, कन्विक्शन हो या ना हो, लेकिन अगर हम डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग में अगर उसका कन्विक्शन दे दें तो उसको क्रिमिनल में भी कन्विक्शन होना चाहिए, जो कि एक बहुत ही अच्छा सोच है। और सर ये जजमेंट, ये इस मामले में सर एक मैटर ऑलरेडी पेंडिंग है बिफोर 3 जजेस बेंच ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तीसरा सर जो आपका ये पॉइंट था कि जो आपने 5 पिलर्स बताए क्राइम फ्री भारत के, क्राइम फ्री भारत के मैं फिर से आपको बोलूंगा सर, वो तो सारे अच्छे पिलर्स हैं, बट उसमें एक और पिलर ऐड करिए जो कि मैं बोलूंगा टू रेज द वैल्यू सिस्टम एंड टू स्प्रेड द लिटरेसी ऑफ टेक्नोलॉजी अमंग द कॉमन इंडिविजुअल। आज के दिन में सर राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन लोग कहते हैं एक आंदोलन है जिसको जो है कांग्रेस सरकार लेके आई थी, मतलब इट्स अ बिग रिवोल्यूशन। अगर जिस हिसाब से आरटीआई एक्ट आया इन द ईयर 2000, आरटीआई एक्ट सर एक पावर है एक नॉर्मल सिविलियंस के हाथ में, वो जब चाहे जिससे चाहे जो चाहे वो इंफॉर्मेशन ले सकती है, लीगली परमिसेबल इंफॉर्मेशन। तो सर इस हिसाब से जो भी आपके आज के डिस्कशन हुआ, मेरे हिसाब से कोई भी अगर ये वेबिनार सुनेगा तो उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। Thank you for so nice words and let's ignite hope। हम सभी लोगों में वो आशा जगाएं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि इसमें से बहुत सारे मॉड्यूल्स ऑलरेडी पैदा हो गए हैं। हमने अभी डीजीपी पीआर रेड्डी को भी चिट्ठी लिखी है, हमने अपने मित्र जो है ना, अपने कलीग जो है ना, विवेक जौहरी जो है जो डीजीपी मध्य प्रदेश, उनको भी चिट्ठी लिखी है। और बहुत जल्दी जो है हम इसका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट भी एनसीआरबी को सबमिट करने वाले हैं। तो ये कोई कल्पना की हवाई उड़ान नहीं है, ये चीज़ है जो कि जिसका निर्माण हो रहा है। इसमें 47 यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे जो है ना काम कर रहे हैं, बहुत एनर्जी इसमें लग रही है और दे आर हाईली एक्साइटेड। जहाँ इतनी एनर्जी और इतना एक्साइटमेंट हो वहाँ हम निश्चित तौर पे अपने उद्देश्य को जरूर हासिल करेंगे। आपने इस वेबिनार को ज्वाइन किया, उसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। इस तरीके का वेबिनार हर वीक में हर सोमवार को होगा, तो आप अपने मित्रों को बता सकते हैं। वो हमारे मोबाइल नंबर 9425606040 पे जो है दे कैन 9425606040 इस पे जो है दे कैन सेंड देयर डिटेल्स। और यदि वो चाहेंगे तो हम उनको, आप जैसे आप आए हैं ऐसे ही उनको लाइव स्ट्रीमिंग में शामिल कर सकते हैं, जिससे कि हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का मौका मिले। और मैं आपके माध्यम से उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप यदि कोई भी ऐसी खामी यदि बताएंगे जो किसी कारण से यदि हम लोग के ध्यान में नहीं आई है, तो उस खामी को दूर करने के लिए मुझे 3 दिन से 5 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। सो वी विल बी इन पोजीशन टू, बिल्कुल सर, बिल्कुल, है ना। With this, I would like to sincerely thank all of you for sparing your very well time, and let's move together. Jai Hind, Jai Bharat.